मेडिवल हिस्ट्री कहानी हमारी और आगे बढ़ेगी और आज हम लोग बात करेंगे कुछ यहाँ पर रीजनल किंगडम्स की जो साउथ और डेक्कन की तरफ रूल कर रहे थे। जितना अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है, ये पूरा वन स्लाइड में आपको बता रहा हूँ कौन कब आया। हम देखते थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने यादवास के ऊपर यहाँ क्या किया था, एक्सपीडिशन किया था। तुगलक का एक पगलेट राजा था, इसकी यहाँ पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत डिक्लाइनिंग फेज में जाने लगी। डेक्कन के पीछे औरंगजेब ने अपनी बहुत बड़ी जिंदगी बिता दी थी और इस वजह से उसका जो ऑब्सेशन था डेक्कन को लेकर, उसको एकदम समझ लो एकदम खत्म कर गया। और फिरोज शाह तुगलक के बाद जो उसके सक्सेसर्स हैं वो फाइनली आप देखोगे 1414 में तुगलक डायनेस्टी एंड होती है। तो यहाँ पर हमें जो आज पढ़ना है ये बहमनी किंगडम है और विजयनगर एम्पायर है, इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो फाइट अमंग दीज टू पावर्स ये रेगुलर फीचर था। लॉस ऑफ लाइफ और डिस्ट्रक्शन एक बहुत ही कॉमन चीज हो चुकी थी जब विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम यहाँ पर आपस में यहाँ पर रूल करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। लेकिन अब दोनों देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक तो एकदम गए खत्म हो गए हैं, है ना, वो एकदम डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो उन्होंने कहा काम करो, महमूद खान ने काफी सारा एक्सपेंशन किया और इसे किंगडम में 8 प्रोविंसेस थे, इसको तरफ बोलते हैं, तरफ। हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, क्या हालचाल आप सभी के। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। दोस्तों आज मेडिवल हिस्ट्री कहानी हमारी और आगे बढ़ेगी और आज हम लोग बात करेंगे कुछ यहाँ पर रीजनल किंगडम्स की जो साउथ और डेक्कन की तरफ रूल कर रहे थे। तो इस टॉपिक के अंदर जो हमें बात करनी है वो हमें बात करनी है रिलेटेड टू बहमनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर। ये दो टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर करेंगे। डेक्कन के एरिया में आप देखोगे तो बहमनी किंगडम आ जाएगा और हम लोग जब बात करेंगे साउथ की, डीप साउथ की और आगे जाएंगे, डीप साउथ में जाएंगे तो वहां पर विजयनगर एम्पायर रूल करेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये किस टाइम पे आए थे, है ना, और ये कैसे इनका राइज हुआ, ये सब चीजें हमें समझनी पड़ेगी और कहां कहां तक ये रूल कर रहे थे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये आपको पता है ये हमारे यहाँ पर बैचेस हैं, 1 ईयर 2 ईयर और 3 ईयर बैचेस हैं, इसके प्राइसेस भी आप जानते हैं। तो आज हमें ये दो टॉपिक्स कवर करने हैं, विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम हमें कवर करना है, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आप मुझसे जुड़ भी सकते हैं, किसी प्रकार का आपको डाउट क्वेरी है तो वो भी आप मुझसे यहाँ पर पूछ सकते हैं। चलिए स्टार्ट किया जाए। देखिए मैं आपको ना पहले यहाँ पर एक चार्ट देने जा रहा हूँ, इस चार्ट को आप लोग इसको बना लीजिए क्योंकि ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा हमेशा के लिए। क्योंकि एक स्लाइड के अंदर आज मैं आपको पूरा जहां से अभी तक हमने पढ़ना शुरू किया है इस संभव सीरीज के अंदर, तो मैं आपको एंशिएंट से लेकर पूरा मेडिवल तक आज तक, यानी कि आज होयसलाज और ये आज विजयनगर एम्पायर, बहमनी किंगडम, इन सब का जिक्र आज मैं आपको इस वाले चार्ट में कर दूंगा, ठीक है। तो ये चार्ट आपको हेल्प करेगा आपके आखिरी तक, ठीक है। इसी को आप आगे फिर फर्दर बढ़ाते रहिएगा, राइट। चलिए देखिए कहानी कुछ किस प्रकार की है, मैं आपको इसमें थोड़ी चीजें बता देता हूं, जरा देखिएगा। तो शुरुआत जो हो रही है हमारी सर वो स्टोन एज से होती है, हाँ। उसके बाद कॉपर एज आता है, फिर ब्रॉन्ज एज आती है, फिर उसके बाद वैदिक पीरियड आता है। वैदिक पीरियड के बाद सर बुद्धा पीरियड आता है। बुद्धा पीरियड में हम लोग देखते हैं कि सर यहीं से महाजनपद पीरियड भी निकलता है, यहीं से सर महाजनपद पीरियड भी निकलता है, हाँ ठीक बात है। महाजनपद पीरियड के बाद हम देखते हैं यहीं पर आपको मिलेगा दैट इज द मौर्य, मौर्य मिलेंगे, ठीक बात है। मौर्य के बाद हमको यहाँ पर मिलेगा पोस्ट मौर्य का पीरियड, फिर हमें मिलेगा गुप्ता का पीरियड, गुप्ता के बाद हमको मिलेगा पोस्ट गुप्ता का पीरियड। अब जब मैं पोस्ट गुप्ता लिख रहा हूं तो मैं यहाँ पर हर्षा का पीरियड लिख देता हूं, दिस विल बी बेटर, क्योंकि नॉर्थ की लाइन है ये, जो ऊपर की लाइन आप देख रहे हो ये नॉर्थ की लाइन है, ठीक है। तो ये हर्षा का पीरियड है, ठीक बात है सर, इसको पोस्ट गुप्ता कह रहे थे हम लोग। आइए जरा नीचे देखते हैं यहाँ पर डेक्कन में क्या हो रहा था। जब सर मौर्याज है तो मौर्याज ने सातवाहनास को अपना फ्यूडेटरी बना रखा है, ठीक बात है सर। तो सातवाहना यहाँ पर आ जाएंगे, सातवाहना, सातवाहना, सातवाहनास को अपना फ्यूडेटरी बना रखा है। 220 एडी में ये खत्म हो जाते हैं। उसके बाद हमको देखने को मिलता है कि सर वाकाटाका पिक्चर में आ जाएंगे, तो वाकाटाका भी चलेंगे, गुप्तास का उनके साथ अलायंस होता है, ठीक बात है सर। वाकाटाका के बाद वी सी कि यहाँ पर सर चालुक्याज आ जाएंगे, यहाँ पर कौन आएंगे, यहाँ पर सर चालुक्य आएंगे, ठीक बात है, चालुक्याज आ गए। तो हमने देखा था कि सर नॉर्थ में कौन है, नॉर्थ में हम देख रहे थे हर्षवर्धन था, तभी आप देखोगे कि यहाँ पर चालुक्य का रूलर पुलकेशिन II था। और जब इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो नर्मदा इनके बीच की बाउंड्री बन जाती है और पुलकेशिन II हर्षवर्धन को हरा देता है, याद आ रहा है। इसलिए आप देखिए दोनों यहाँ पर पैरेलल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर चालुक्यास का सीन हो गया। फिर उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं क्योंकि इसके बाद एंशिएंट हिस्ट्री खत्म होने लग जाएगी, ये हमारा लास्ट टॉपिक था एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है ना। अब इसके बाद नीचे क्या होता है हमें पता होता है, 300 BC से लेकर 300 AD तक, यानी कि लगभग यहाँ पर आप देखोगे तो संगम एज भी बन रही है, यहाँ पर संगम एज भी चल रही है, ठीक बात है। संगम एज खत्म होती है 300 AD तक, तो मैं यहाँ कुछ 300 AD बोलूंगा। संगम एज के बाद यहाँ जो रूल शुरू होता है वो शुरू होता है कालभरास का, ठीक है। हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिलती नहीं है, ये भी आपका खत्म हो जाएगा यहाँ पर वाकाटाका के पैरेलल ही। और कालभरास के बाद आप देखोगे कि यहाँ पर जो रूल करना शुरू करते हैं वो करते हैं पल्लवास, पल्लवास।
तो आप देख सकते हैं कि इनका जब रूल चल रहा है तो इनके बीच में यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है ना। चालुक्य पल्लवा कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम लोग ने यहाँ पर पढ़ा हुआ है कि भाई इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा। और हमने यहाँ ये भी देखा है कि हर्षवर्धन नीचे आता है और यहाँ से चालुक्य का रूलर पुलकेशन II आता है, याद करिएगा, यहाँ पर पुलकेशन II आता है, पुलकेशन II, ठीक है। और ऊपर से आप देखोगे हर्षवर्धन होगा और ये नर्मदा नदी जो है, नर्मदा, इसके तट पर दोनों की लड़ाई होती है एंड हेंस यहां से बाउंड्री डिसाइड हो जाती है कि भाई इधर जो है इसके नीचे हर्षवर्धन नहीं आएगा और पुलकेशन इसके ऊपर नहीं जाएगा। याद आ रहा है? यहां पर हमारी एंशिएंट हिस्ट्री समाप्त हो जाती है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो कहानी जो शुरू होती है हर्षा के बाद, मैंने आपको बोला था कि भाई देयर वाज सम कंफ्यूजन, कुछ यहां पर सम टाइम के लिए कुछ कंफ्यूजन होता है और कंफ्यूजन के बाद यहां पर शुरू होता है रूल किसका? गुर्जरा प्रतिहारा का, है ना। तो मैं इसको शॉर्ट में लिख रहा हूं जीपी करके, मैं इसको लिख देता हूं जीपी, गुर्जर प्रतिहारा का जो रूल है वो स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। यहीं से एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत होती है। और जब गुर्जर प्रतिहारा होता है तो नीचे क्या होता है? चालुक्यास के बाद जो रूल शुरू होता है वो शुरू होता है राष्ट्रकूटास का, याद करिए, याद करिए। तो यहां इसके बाद जो रूल शुरू होगा वो होगा राष्ट्रकूटा का रूल। इसी जगह पे इन द डेक्कन ये लोग आते हैं। तो गुर्जर प्रतिहारास और राष्ट्रकूटा एक साथ रूल करते हैं, त्रिपाठाइट स्ट्रगल उनके बारे में होती है, ठीक है ना। और आप देखोगे पल्लवास जो है एक अच्छे खासे टाइम तक वो यहाँ पर रूल करते हैं, लगभग 985 AD तक। सो दे रूल्ड वेरी, मतलब काफी टाइम तक वो यहाँ पर आपको रूल करते हुए दिखेंगे, है ना। काफी लंबे समय तक वो यहाँ रूल करते हुए मिलते हैं पल्लवास। क्लियर यहां तक बात? ठीक है। तो हमने इसको डिस्कस किया था त्रिपाठाइट स्ट्रगल के नाम पे। हमने कहा था कि सर ये दोनों भी आपस में यहाँ क्या करेंगे? ये दोनों भी आपस में यहाँ पर लड़ेंगे, कॉन्फ्लिक्ट होगा। ऐसे ही आप देखोगे कि यहाँ पर पालास भी है, पालास को यहाँ पर मैंने डिनोट नहीं किया, गुर्जर प्रतिहारा के पैरेलल बंगाल में रूल कर रहे थे, ठीक है। अब क्या हुआ कि जब राष्ट्रकूट का डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद क्या हुआ? राष्ट्रकूट के डिक्लाइन के बाद सर यहाँ पर आए थे वेस्टर्न चालुक्यास, वेस्टर्न चालुक्य, याद आ रहा है? तो मैं इसको थोड़ा छोटा में लिख देता हूं WC, याद आ रहा है? वेस्टर्न चालुक्य। और सर गुर्जर प्रतिहारा का जब डिक्लाइन होता है तो उसके बाद हमको यहां पर देखने को मिलता है कि इस एरिया में बहुत सारे इंडिपेंडेंट राजपूत आते हैं, जैसे कि आप देखोगे चाहमानास, जिनको हम लोग चौहान भी कहते हैं, चाहमाना। जैसे आप देखोगे नेक्स्ट चाहमाना के बाद यू विल फाइंड आपको और सोलंकीज हो गए, सोलंकी हो गए, ठीक है। जैसे आप देखोगे यहां पर हो गए कलछुरीज हो गए, कलछुरी हो गए। जैसे आप देखोगे यहां पर परमार हो गए, परमार हो गए। जैसे आप देखोगे यहां पर चंदेलाज हो गए, चंदेला हो गए। जैसे आप देखोगे यहां पर गहड़वाल हो गए, गहड़वाल हो गए, ठीक है। तो गुर्जर प्रतिहारा के बाद ये सारे इंडिपेंडेंट रूलर जो है वो यहां से रूल करना शुरू करते हैं। और उस टाइम पे आप देखोगे यहां पर वेस्टर्न चालुक्यास थे। वेस्टर्न चालुक्यास जब डिक्लाइन करते हैं तो यहां पर उनके जगह पे आप देखोगे तो 3 ऐसे इंडिपेंडेंट डायनेस्टीज निकल के आती हैं, ठीक है। वो कौन कौन सी हैं? आइए एक बार इसको भी रिकलेक्ट करते हैं। सर यहां पर आपको मिलेगी यादवास, यादवा जो रूल कर रहे थे देवगिरी से। फिर आपको मिलेंगे सर होयसला जो रूल कर रहे थे हालेबिट से। एंड देन आपको मिलेंगे काकाटिया जो रूल कर रहे थे वारंगल से, ठीक है। यहां तक कहानी आपको अच्छे से याद हो गई होगी, ये हमने अच्छे से पढ़ा था। अब इसके बाद जब डिक्लाइन होता है इन इंडिपेंडेंट राजपूत रूलर्स का ऊपर और नीचे जब इनका डिक्लाइन होता है तब इसके बाद क्या होता है ये तो हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां याद करिए कि राष्ट्रकूटा के बाद पहले मैंने आपको क्या पढ़ाया था? इंपीरियल चोलास के बारे में। यहां से शुरू होता है रूल किसका? इंपीरियल चोलास का। यहां से रूल शुरू होता है किसका? इंपीरियल चोलास का। याद करिए इंपीरियल चोलास का काकाटिया के साथ भी यहां पर होगा, राइट। ऐसे आप देखोगे तो इनके साथ भी इनका कुछ कुछ यहां पर जो है इश्यूज जो है वो चलते रहेंगे, ठीक है ना। क्लियर है? अब ध्यान रखिएगा कि अब इसके आगे की कहानी क्या शुरू हुई। तो भाई यहां मैंने आपको बताया कि इसके बाद शुरू होता है दिल्ली सल्तनत, है ना। यहीं पर आता है क्या? यहां पर आता है सर दिल्ली सल्तनत। अब कहानी यहीं तक अपडेट करने जा रहे हैं हम लोग। दिल्ली सल्तनत यहां पर रूल करेगा यहां से लेकर यहां तक में। तो शुरुआत होती है स्लेव डायनेस्टी से, ठीक बात है। स्लेव डायनेस्टी के बाद हमने देखा सर आते हैं खलजीज, खलजी आ गए, ठीक बात है सर। इसके बाद आते हैं तुगलक्स, तुगलक आ गए, ठीक बात है। हालांकि इसके बाद मैंने आपको सैयद्स और फिर मैंने आपको लोधीज भी पढ़ा दिया है, ठीक है। लोधीज भी पढ़ा दिया, लेकिन कहानी को हमें कंप्लीट करना है। ये पूरी कहानी है, जितना अभी तक हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री पढ़ी है ये पूरा 1 स्लाइड में आपको बता रहा हूं मैं, कौन कब 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 आया। और उसके नीचे कंटेम्प्रेरी उसके आपको दिख रहे होंगे कि नॉर्थ में ये चल रहा है तो उसके बाद। अच्छा, जैसे मैंने आपको इसके पहले कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है? हमने यही तो देखा था कि मौर्यासी कंट्रोल में सब चीजें थी।
राइट, मौर्य से कंट्रोल में थी, है ना, ये सब चीजें थी। चलिए, अब यहां क्या हुआ कि जब ये सब पावर खत्म हुई तो इन द डेक्कन वाला एरिया, यानी कि इन दिस पर्टिकुलर एरिया, जब ये यादवाज, होयसलाज और काकाटियाज, याद करिए कि इन्हीं के टाइम पे हम देखते थे कि यहां पर अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी, हम देखते थे कि अलाउद्दीन खिलजी ने यादवाज के ऊपर यहां क्या किया था, एक्सपीडिशन किया था, देवगिरी का एक्सपीडिशन किया था, जलालुद्दीन खिलजी को नहीं बताया था, ठीक है ना। ऐसे ही हमने देखा था कि यहां पर यू विल फाइंड कि सर तुगलक्स ने भी ऐसी एक्सपीडिशन किए थे, तुगलक्स ने भी ऐसे एक्सपीडिशन किए थे, किसके ऊपर, तुगलक्स ने एक्सपीडिशन किए थे यहाँ काकाटिया हौसलास के ऊपर, याद करिए, ठीक है ना। तो तुगलक्स ने भी एक्सपीडिशन किए थे, इनके ऊपर एक्सपीडिशन किया था, तुगलक्स ने इनके ऊपर भी एक्सपीडिशन किया था, याद आ रहा है। इसीलिए मैंने आपको ये पढ़ाया भी था कि भाई ये ध्यान रखिएगा कि एक्सपीडिशन नीचे की तरफ करते हैं, ये एक्सपीडिशन नीचे की तरफ, यानी कि जो दिल्ली सल्तनत है वो एक बड़ा यहां पर अपना एरिया कैप्चर कर रहा है। नॉर्थ में तो बैठे ही हैं, लेकिन डेक्कन की तरफ भी उसने यादवास, होयसलास, काकाटियास, इनको भी अपने कब्जे में कर लिया है। और इनफैक्ट आप देखोगे कि कहीं ना कहीं इंपीरियल चोलास भी जब खत्म होने लग जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उसके बाद कहीं नीचे भी आप देखोगे कहीं ना कहीं इनका कंट्रोल जो है पहुंचेगा। तो दिल्ली सल्तनत एक बड़े एरिया तक पहुंच गया है। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक का एक पगलैट राजा था, जिसके बारे में हम जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक, तुगलक का एक पगलैट राजा था। इसकी यहाँ पॉलिसीज की वजह से क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत डिक्लाइनिंग फेज में जाने लग गया। यानी कि हुआ क्या कि ये जो आप देख रहे हो, ये जो आप एरियाज देख रहे हो, ये वाले एरिया, अब चूंकि दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर कंट्रोल जो है वीक हो रहा है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की पावर वीक हो रही है, दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन हो रहा है, तो यहाँ पर जो उनका होल्ड था दिल्ली सल्तनत का वो कम हो रहा है। इसकी वजह से यहाँ पर आपको इंडिपेंडेंस देखने को मिलता है। क्या हुआ कि दिल्ली सल्तनत का एक आदमी था, वो दिल्ली सल्तनत से बगावत कर देता है और इस वजह से यहां पर स्टैब्लिश किया जाता है, प्लीज नोट कर लीजिएगा, यहां स्टैब्लिश होता है बहमनी सल्तनत, बहमनी किंगडम यहां स्टैब्लिश हो गया। आई होप आपको यह बात समझ में आ गई होगी, बहमनी किंगडम यहां स्टैब्लिश हो गया। पॉइंट इज क्लियर, पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा मैं इसको ऐसा करता हूं ताकि आप लोग को ये चार्ट एकदम क्लियर रहे, फिर से लिख देता हूं यहां पर मैं, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, तो ये एक्सपीडिशन हम देख चुके हैं, है ना। और यहां पर इसके बाद जो है, जो स्टैब्लिशमेंट हो रहा है वो हो रहा है बहमनी किंगडम का। बहमनी किंगडम का जो स्टैब्लिशमेंट होगा वो लगभग 1336 के आसपास होगा। यानी कि वो पीरियड है जब मोहम्मद बिन तुगलक आएगा, तो मैं बहमनी किंगडम को स्टैब्लिश यहां कहीं करूंगा, यहां पर कहीं बहमनी किंगडम को स्टैब्लिश करूंगा, तो बहमनी किंगडम यहां पर कहीं आएगा, बहमनी किंगडम यहां पर कहीं आएगा, ठीक बात। तो इसका मतलब इससे पहले वाले दौर में अब ये लोग यहां पर अपना क्या कर रहे हैं, एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ये लोग यहां पर एमबीटी या ग्यासुद्दीन तुगलक, है ना, आप देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक, ग्यासुद्दीन तुगलक, ये सब लोग यहां क्या करेंगे, अभी आप देखोगे मोहम्मद बिन तुगलक हौसला के ऊपर रैन करे, कामपिल्ली के ऊपर चढ़ाई कर देगा आज, ठीक है। तो ये हम देखेंगे कि इनके ऊपर भी अटैक हो रहा है। ऐसे ही आप देखोगे यहां पर और भी रूलर्स हैं, है ना, इससे पहले ग्यासुद्दीन तुगलक, तो ग्यासुद्दीन तुगलक का यहां पर भी इन्वेजन हुआ, है ना, यहां पर भी इन्वेजन हुआ, ऐसे हम देखने को मिलेगा हमको, ठीक है। और बहमनी किंगडम यहां पर बनकर तैयार कैसे हुआ, सिंपल सी बात है कि भाई यहां मैंने आपको बताया, इसी दिल्ली सल्तनत का जब वीकनेस यहां पर हुई, जब ये डिक्लाइनिंग फेज में गया, इसके बाद डिक्लाइन हो जाएगा ना दिल्ली सल्तनत, इसके बाद ही डिक्लाइन होगा मोहम्मद बिन तुगलक के बाद, हाँ सर, जैसे ही डिक्लाइन होगा तो दिल्ली सल्तनत से टूटकर उसका एक व्यक्ति होगा दिल्ली सल्तनत का, वो अपना आपको अलग कर देगा और बहमनी किंगडम की स्टैब्लिशमेंट कर देगा। क्लियर हो गई बात, अलाउद्दीन हसन नाम होगा उसका, और वो यहां पर अलग अपना बहमनी किंगडम स्टैब्लिश कर देगा। यहां पर आप देखोगे कि डेक्कन में ही, इन दिस एरिया, ये तो हो गया, लेकिन समवेयर डेक्कन और डीप साउथ से पहले यहां पर इन दिस पर्टिकुलर एरिया, मतलब ना वो डीप साउथ है, ना वो डीप साउथ है और ना वो आपका डेक्कन है, बीच के एरिया में समवेयर यू विल फाइंड कि यहां पर शुरू होगा विजयनगर अंपायर, विजयनगर अंपायर। अब ये शुरुआत कैसे हुई है विजयनगर अंपायर की, यही कहानी आज हम लोग यहां पर डिस्कस करेंगे, बट इसका लोकेशन आपको यहां पर क्लियर होना चाहिए, ठीक है। और फिर उसके बाद लास्ट वाले में इधर पे हम देखेंगे कि इन दिस पर्टिकुलर टाइम ओनली दिल्ली सल्तनत से भी टूटकर यहां पर बन गया है सुल्तान्स ऑफ मदुरई, सुल्तान्स ऑफ मदुरई। थोड़ा मैंने इसको पहले बनाया है विजयनगर अंपायर से पहले, क्योंकि ये ऑफकोर्स पहले यहां पर था, है ना, फिर उसके बाद आगे कहानी बढ़ेगी। तो अभी तक की कहानी जितनी हमने पढ़ा है, राइट फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री लेक्चर नंबर 1 से लेकर हम लोग अभी अपने प्रेजेंट लेक्चर नंबर 5 ऑफ मेडिवल हिस्ट्री तक ये कहानी यहां से पढ़ चुके हैं। इससे आपको काफी क्लैरिटी मिल रही है कि कौन क्या कब चल रहा है।
है ना। आप कहीं भी उठा के देखोगे किसी भी पार्ट ऑफ द डायग्राम को, वो आपको उस वक्त की हिंदुस्तान की स्थिति बता रहा होगा। जैसे आप देखोगे इस पोर्शन को, तो यहाँ पर जब ये लोग थे इंडिपेंडेंट राजपूत, तो वेस्टर्न चालुक्य ये लोग थे, और नीचे आपको इंपीरियल चोलास मिल जाएंगे। ये आपको हेल्प कर रहा है इस तरह से चीजों को समझने में, ठीक है ना। ऐसे यहां आप देख रहे हो कि दिल्ली सल्तनत, ठीक बात है। तो मैंने क्या बोला, मोहम्मद बिन तुगलक का टाइम पीरियड था। ये पॉलिसी ऐसी अपनाता है कि चीजें डिफिकल्ट हो जाती हैं बाकियों के लिए। तो यहां पर बहमनी किंगडम आजाद हो गया, विजयनगर एम्पायर बनना शुरू हो गया, और नीचे सुल्तान ऑफ मदुरई, यानी ये भी दिल्ली सल्तनत से अलग टूटकर सुल्तान ऑफ मदुरई बन जाता है। ये भी आपका एक अलग एरिया बन गया। अब क्या होगा, अब इस वक्त अगर आप महसूस करिए ना, इसको फील करने वाली बात है कि इस वक्त अब भारत में अंग्रेज एंटर कर रहे हैं, करने वाले हैं, कर जाएंगे थोड़े टाइम के बाद। क्योंकि 1498 में यू विल फाइंड, अभी ये जो चल रहा है ना, बहमनी किंगडम, विजयनगर अंपायर, आप देखिए सिचुएशन क्या है इस वक्त। ये लोग वीक हो गए हैं, ये लोग वीक हो रहे हैं, यानी बाबर आने वाला है, ठीक है। तो नॉर्थ में बाबर आ जाएगा। अब बाबर जब आएगा तो उसके बाद बाबर, हुमायूं, अकबर, ये लोग होंगे, जहांगीर। लेकिन यहां इसके बाद बहमनी किंगडम जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा कई सारे पार्ट्स में। बहमनी किंगडम विल ब्रेक इनटू 5 पार्ट्स, जैसे कि एक होगा बेरार, एक होगा बीदार, एक होगा अहमदनगर, मैं इसको AHD लिख रहा हूं, मैं इसको AHD लिख रहा हूं, अहमदनगर। फिर उसके बाद एक होगा बीजापुर, बीजापुर, और फिर एक होगा गोलकोंडा। तो ये कहानी का डेवलपमेंट होगा कि बहमनी किंगडम जब ब्रेक डाउन करेगा तो वो 5 पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर जाएगा, और ये 5 पार्ट्स को कैप्चर करने के लिए मुगल्स कोशिश करते रहेंगे। क्योंकि जब तक आप इनको कैप्चर नहीं करोगे, इट विल बी डिफिकल्ट टू कैप्चर द विजयनगर एम्पायर, एंड इट विल बी डिफिकल्ट टू गो टिल द डीप साउथ। क्योंकि यहाँ पर बीच में ये लोग बैठे हुए हैं, और वो मुगलों को चैलेंज बन के, मुगलों के लिए चैलेंज बने हुए हैं। तो आप देखोगे कि बेरार और बिदार, ये छोटे प्रिंसिपैलिटीज आसानी से निकल जाते हैं, लेकिन अहमदनगर मुगल जो है इसको अपने साथ 1636 में मिलाएगा। आप देखोगे अकबर की डेथ हो गई है, यानी बाबर भी खत्म, हुमायूं भी खत्म। जब ये लोग नॉर्थ का कैप्चरिंग कर लेते हैं, तो अकबर जब देखता है, अकबर का टाइम आता है, तो इसीज कि साउथ में अब एक्सपेंशन किया जाए, क्योंकि साउथ में पॉलिटिकल डिसयूनिटी है, एंड दी पीपल आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स। तो अकबर स्टार्टेड टू इंटरवीन अमंग द इन द पॉलिटिक्स, इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ बहमनी किंगडम। और फिर अकबर हेल्प करने के लिए बोलता है। लेकिन फिर आप देखोगे जहांगीर आएगा, और जहांगीर के बाद शाहजहां आएगा। तो शाहजहां जो है वो लास्ट में जाके अहमदनगर को 1636 में कैप्चर करेगा। एक्चुअली शाहजहां का टाइम था, लेकिन कैप्चरिंग उस वक्त उसका प्रिंस बेटा औरंगजेब ने किया था, है ना। राजा कौन था, राजा तो था, बादशाह तो था शाहजहां, लेकिन एक्चुअली किसने 1636 में अहमदनगर को कैप्चर किया था, इट वाज औरंगजेब, मतलब औरंगजेब को डिप्लॉय किया गया था। और फिर उसके बाद 1686 और 1687 में आप देखोगे तो बीजापुर और गोलकोंडा को कैप्चर किया था औरंगजेब ने। तो आप इमेजिन करिए 1707 में मुगल्स में औरंगजेब का लास्ट जो बादशाह है वो भी एंड हो जाएगा, और 1686 और 1687 में, यानी कि अपनी डेथ से 20 साल पहले ही औरंगजेब जो है फाइनली इनको मिला पाता है अपने साथ, है ना। लेकिन समझ में यह आता है कि डेक्कन के पीछे औरंगजेब ने अपनी बहुत बड़ी जिंदगी बिता दी थी, और इस वजह से उसका एक जो ऑब्सेशन था डेक्कन को लेकर, वो उसको एकदम समझ लो एकदम खत्म कर गया। और वहीं पर आप देखोगे कि इसके बाद विल सी कि वहां पर मराठास भी आने लग जाएंगे, और मराठास और डेक्कन में बैठे ये बहमनी किंगडम वाले बीजापुर, गोलकोंडा, यानी कि बहमनी किंगडम्स और मराठास, और ऊपर बैठे मुगल्स, ये सब आप आपस में इक्वेशन चेंज करेंगे। तो जैसे आगे कहानी बढ़ेगी वो आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए आई होप आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी कि कैसे हमने अभी तक पूरी पिक्चर को क्लियर किया है। आज हमारे टॉपिक का डिस्कशन बेसिकली इन दोनों के ऊपर होने वाला है। ये लोग की कहानी खत्म हो जाएगी, इनके एक्सपीडिशंस पूरे हो चुके हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक की पगलैटी कंप्लीट हो गई है, उसकी पगलैटी की वजह से ये दोनों किंगडम्स यहाँ पर बनना शुरू हो गए, उसकी पगलैटी की वजह से ये शुरू हो गया। इनफैक्ट ये तो अपने आप एक डिफरेंट नतीजा निकल के आएगा, अभी हम देखेंगे उसको, ठीक है। और ये सुल्तान ऑफ मदुराई बन के तैयार हो गए। क्लियर है यहां तक कहानी? तो हम इस पोर्शन को पढ़ने जा रहे हैं, इसकी बात यहां पर हो रही है, इसी को रीजनल किंगडम्स यहां कहा जा रहा है, ठीक है। इसी को रीजनल किंगडम्स, ये इनको रीजनल किंगडम्स, एंड देन ये सब आपके रीजनल किंगडम्स हैं जो साउथ और डेक्कन के एरिया में रूल कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर हम लोग ने ये कहानी यहां पर समझ ली है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, आप पीछे देख सकते हैं। अब जरा प्लीज फॉलो माय हैंड, मेरे हैंड मूवमेंट्स फॉलो करिएगा दोस्तों, काफी लंबा चैप्टर है, सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं आपको बहुत क्रिस्प और सिंपल भाषा में चीजों को समझाता चलता रहूंगा, आप उसको फॉलो करिएगा, ठीक है। तो हमने देखा स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी आई थी, फिर गयासुद्दीन तुगलक आया था, तुगलक में फिर मोहम्मद बिन तुगलक आया था, देन फिरोज शाह तुगलक आया था, और फिरोज शाह तुगलक के बाद जो उसके सक्सेसर्स हैं वो फाइनली आप देखोगे 1414 में तुगलक डायनेस्टी एंड होती है।
लेकिन इस टाइम पीरियड में हमने ये समझा था कि दिल्ली सल्तनत यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ग्रो करता है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक की इस प्रकार की पॉलिसीज होती हैं जो कि उसको बड़ा प्रॉब्लम में डालती हैं और उसको पूरे इसके बाद पूरे दिल्ली सल्तनत को प्रॉब्लम में डाल देती है। और इसलिए हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। ठीक बात है? हाँ सर, ठीक बात है। अब आगे देखिए, ये कहानी कुछ इस प्रकार से हमको देखने को यहाँ पर मिल रही है। आप इस मैप को जरा फॉलो करेंगे तो आपको काफी यहाँ पर क्लैरिटी मिलेगी। देखिएगा, यहां देखने को मिल रहा है सर, ये पूरा दिल्ली सल्तनत का एरिया है। ठीक बात है। अब दिल्ली सल्तनत का एरिया है, ठीक बात है। अब आप देखिए, ये वाला कुछ एरिया है जहां पर देखिए आपको दिख रहा है ये दौलताबाद, देवगिरी दिख रहा है। तो ये एक टाइम पे यादवास के हाथ में था। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं, दिस इज अंडर काकाटिया, और यहां आप देख रहा हो दिस इज होयसलास। ठीक है, तो ये होयसला हो गया। यानी कि अभी जो मैं आपको चार्ट की बात कर रहा था वो यही चार्ट आप यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं कि आपको यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है ना। इनके बाद ये लोग आए और ऊपर दिल्ली सल्तनत है। दिल्ली सल्तनत के इनके ऊपर क्या होंगे, एक्सपीडिशंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, और यही हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो ये अभी सिचुएशन यहाँ पर इस प्रकार से बनी हुई है। अब होगा क्या, मैं आपको थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि कैसे कहानी यहाँ पर हरिहरा और ये आपका विजयनगर अंपायर की शुरू होगी। बहामनी किंगडम इसके बाद हम लोग उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए काकाटिया किंगडम है। ठीक बात है, काकाटिया जो है वारंगल से रूल करते थे। ठीक है, इनका आपको पता है कि कहाँ से, ये वारंगल से यहाँ पर रूल किया करते थे। अब जरा कहानी को सुनिएगा कैसे ये बनता है। यहाँ वारंगल में यानी काकाटियाज में बेसिकली यहाँ पर दो लोग थे और उनका नाम था हरिहरा वन एंड बुक्का वन। ठीक है, बुक्का वन। सो दीज टू दे वर बेसिकली द फ्यूडेटरीज। ये लोग यहां पर फ्यूडेटरीज थे, किसके, काकाटियाज के। ठीक है, ये काकाटियाज के फ्यूडेटरी थे और फिर ये काकाटिया से भाग के आ जाते हैं इस जगह। ये ग्रीन वाला पोर्शन जो आप देख रहे हो ये होयसलास के अंडर ही आता है और ये है काम्पिल्य। ये किंगडम था होयसला के अंदर, काम्पिल्य। इट वॉज अ किंगडम विद इन होयसलास ओनली। तो ये काम्पिल्य में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर ये मिनिस्टर बन जाते हैं। अब होता क्या है कि इन लोगों ने, जो कि यानी हरिहरा बुक्का वन होते हैं, हरिहरा और बुक्का वन, इन लोगों ने यहाँ पर ऐसा पता चलता है ऊपर बैठे मोहम्मद बिन तुगलक को कि भाई इन लोगों ने एक मुस्लिम को यहाँ पर क्या पनाह दे रखी है और वो मुस्लिम जो मेरा दुश्मन है। यानी दिल्ली में बैठा मोहम्मद बिन तुगलक को लग रहा था, उसको पता चला कि भाई यहाँ पर हरिहरावन और बुक्कावन ने ऐसे मुसलमान को यहाँ पर पनाह दे रखी है जो कि मेरा दुश्मन है। एंड दैट इज वाई यू विल फाइंड कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो काम्पिल्य के ऊपर रैन ओवर करता है, इसके ऊपर चढ़ाई कर देता है ना, रैन ओवर करता है। और जब वो रैन ओवर किया तो उसकी वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि ये हरिहरा वन और बुक्का वन को पकड़ लिया गया। इनको पकड़ने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि इनको वहीं डिप्लॉय किया कि तुम लोग यहाँ अब रहोगे, यहीं पर देखोगे, कोई किसी प्रकार का कोई रिवोल्ट नहीं होना चाहिए। यानी कि एक तरह से इनको पकड़ लिया गया था और अब कहा गया कि तुम वहाँ चेक करो कि देयर शुड बी नो रिवोल्ट इन योर टेरिटरी। ठीक है, अब ये भी कहा गया कि इनका जो है इस्लामाइजेशन हुआ, हरिहरा वन और बुक्का वन को इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया गया है ना। और फिर इसमें स्टोरी ये भी आती है कि इनके यहाँ पर एक गुरु थे विद्यारण्य, उनके इंस्टेंस पर हरिहरा वन और बुक्का वन को वापस से हिंदुज्म में इंक्लूड कराया गया। हालांकि बहुत सारे ऐसे मॉडर्न हिस्टोरियंस हैं जो इस थ्योरी को नहीं मानते हैं कि उनका इस्लामाइजेशन हुआ था। ठीक है, बट ये एक थ्योरी है तो मुझे आपको बताना था, तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इट इज सिंपल लाइक दैट कि मोहम्मद बिन तुगलक वाज इन दिल्ली और मोहम्मद बिन तुगलक को खबर मिली कि यहाँ पर काम्पिल्य किंगडम में हरिहरा और बुक्का वन है। हरिहरा और बुक्का वन ने मुस्लिम को यहाँ पर एक पनाह दे रखी है जो कि मोहम्मद बिन तुगलक का दुश्मन है। एंड दैट इज वाई मोहम्मद बिन तुगलक रैन ओवर काम्पिल्य किंगडम। और जब वो काम्पिल्य किंगडम पर रैन ओवर किया तो इनको पकड़ लिया गया, हरिहरा वन और बुक्का वन को बेसिकली यहीं पर डिप्लॉय किया गया कि आप ही चेक करोगे कि यहाँ पर किसी प्रकार का आपको कोई रिवॉल्यूशन या कोई यहाँ पर विद्रोह नहीं होना चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया, कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं गलत है जो कि उनका इस्लामाइजेशन हुआ, उनको इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया गया और फिर उनके विद्यारण्य जो गुरु थे उनके इंस्टेंस पे उनको वापस से हिंदुज्म में इंक्लूड कराया गया। हालांकि ये स्टोरी बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं मानी जाती है। सतीश चंद्र सर की एनसीईआरटी इस बात का जिक्र जो है वो करती है। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर जब काम्पिल्य किंगडम में जब ये यहाँ पर रैन ओवर कर दिया गया तो मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक के बाद मैंने क्या बताया कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसकी पॉलिसीज काफ़ी ऐसी थी जो कि दिल्ली सल्तनत को एक डिक्लाइनिंग फेज में डाल दी। जब ये डिक्लाइनिंग फेज में गया तो ऑफ कोर्स यहाँ पर बैठे जो लोग थे वो अपने आप को आज़ाद घोषित करेंगे। तो काकाटियाज भी उसमें से होगा जो अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना चाहेगा दिल्ली सल्तनत से। हाँ, ये अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना चाहेंगे, बिल्कुल सही बात है ना, ऐसा भी होगा यहाँ पर। ठीक है,
होयसलास भी चाहेंगे कि हम भी इंडिपेंडेंट हो जाएं, हाँ ये भी चाहेंगे कि हम इंडिपेंडेंट हो जाएं। तो यहाँ पर ये दोनों लोग जो आप देख रहे हो, ये वाले लोग, ये चाह रहे हैं कि हम लोग यहाँ क्या हो जाएं, इंडिपेंडेंट यहाँ पर हो जाए। ठीक है, कोशिश भी करी जाएगी। और फिर उसके बाद होगा ये कि जो नीचे आप देख रहे हो, यहाँ मदुराई था, पांड्यास थे, है ना। तो यहाँ पर जो सुल्तान थे मदुराई के, ये भी अलग हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत से। सुल्तान ऑफ मदुराई ये अलग हो जाते हैं दिल्ली सल्तनत से। कहानी सुनिएगा। अब सुल्तान ऑफ मदुराई होयसलास पे अटैक करते हैं। आप देखिए कि ये पांड्या किंगडम, ये जो सुल्तान ऑफ मदुराई हैं, ये बड़े छोटे से किंगडम पर रूल करते हैं, लेकिन इन्होंने होयसलास को यहाँ पर डिफीट कर दिया है। एक बड़ा किंगडम जो है वो छोटे से किंगडम के सामने हार गया है। इसकी वजह से क्या हुआ कि पांड्यास ने अटैक किया, सुल्तान ऑफ मदुराई ने अटैक तो किया, हराया तो होयसलास को, लेकिन उसके बाद उसे कैप्चर नहीं किया। मे बी देयर मस्ट बी मल्टीपल रीजंस, लाइक फॉर एग्जांपल पांडी सुल्तान ऑफ मदुराई शायद वो अपने ही किंगडम पे फोकस करना चाहते थे। वो ये सोचते थे कि भाई ये एक बड़ा किंगडम है और इतने बड़े एरिया को गवर्न करने के लिए हमको ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, हम कहाँ से ऐसे लोग, इतने लोग लेके आएंगे। और तीसरी बात ये भी थी इनके दिमाग में कि हम लोग यहाँ पर मुस्लिम डायनेस्टीज हैं, होयसला इज अ हिंदू डायनेस्टी, तो शायद वहाँ के लोग हमको सपोर्ट नहीं करेंगे। इसलिए सुल्तान ऑफ मदुराई ने होयसलास को हराने के बाद उनको वहाँ पर वापस छोड़ दिया और उन्हें कैप्चर नहीं किया। जब ऐसा हुआ तो यहाँ पर काम्पिलिक किंगडम बैठे हरिहरा वन और बुक्का वन को अपॉर्चुनिटी मिल गई कि भाई चलो यहाँ पर अभी कोई भी नहीं है, होयसलास भी नहीं है, चलो हम एक्सपेंशन शुरू करते हैं। और इस प्रकार से कहानी आएगी कि अब यहाँ पर बैठे हुए हरिहरा वन और बुक्का वन जो कि विजयनगर सिटी में थे, वहाँ से वो एक्सपेंशन शुरू करेंगे अपने डायनेस्टीज का और उसी को वो विजयनगर अंपायर बनाएंगे। ठीक है, तो कहानी इज एज सिंपल एज दैट। ये कहानी यहाँ पर इसलिए हुई कि पांड्यास का अटैक हुआ और पांड्यास ने अटैक करने के बाद कैप्चर नहीं किया, तो एक वैक्यूम क्रिएट हो गया और इस वैक्यूम का फायदा उठाया हरिहरा वन और बुक्का वन ने और उन्होंने एक्सपेंशन शुरू किया और इस प्रकार से एरिया में विजयनगर अंपायर के बनने की शुरुआत हो जाती है। आई होप इतनी कहानी यहाँ पर आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो दिस इज द एरिया जहां पर आप देखोगे कि विजयनगर अंपायर, देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ से विजयनगर अंपायर की शुरुआत होगी और धीरे धीरे तो यहीं से ये अपने अंपायर को एक्सपैंड करेगा, है ना, ये अपने अंपायर को एक्सपैंड करेगा, राइट। लड़ाइयाँ होंगी, सब चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो आपको ये थोड़ा बेटर मैप दिखाएगा यहाँ पर क्या कहानी बन के आती है। तो कहानी कुछ इस प्रकार से निकल के आई कि इस जगह पर यू विल फाइंड यहाँ पर विजयनगर अंपायर था। तो ये ग्रीन वाला जो पोर्शन आप देख रहे हो, ये अल्टीमेटली कहानी कुछ ऐसी है कि अल्टीमेटली ये क्लाइमेक्स होगा विजयनगर अंपायर का, है ना। आपने देखा कि कैसे काकाटिया थे वो खत्म हो जाएंगे, सुल्तान ऑफ मदुराई को भी यहाँ पर समाप्त कर दिया जाएगा और विजयनगर अंपायर नीचे वाले पूरे एरिया में यू विल फाइंड कि विजयनगर अंपायर जो है वो यहाँ पर रूल कर रहा होगा। लेकिन अपर साइड में यू विल फाइंड कि यहाँ पर येलो वाला पोर्शन जो है ये बखूबी बता रहा है कि यहाँ पर जो है बहमनी किंगडम जो है वो रूल करेगा। और बहमनी किंगडम मैंने आपसे कहा कि बाद में 5 स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में टूट जाएगा और उसमें से आपको एक मिलेगा बिदार। ऐसे ही आप देखोगे यहाँ पर आपको कहीं मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज बेरार, देन आप देखोगे अहमदनगर, देन आप देखोगे बीजापुर और देन आप देखोगे गोलकोंडा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर 5 स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज होंगे जिसमें अल्टीमेटली बहमनी किंगडम विल ब्रेक इनटू। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि अहमदनगर को 1636 में शाहजहां विल ऑक्यूपाई, लेकिन एक्चुअली ऑक्यूपाई औरंगजेब करेगा, बादशाह शाहजहां था, है ना। बीजापुर को ऑक्यूपाई किया जाएगा 1686 में और गोलकोंडा ऑक्यूपाई किया जाएगा 1687 में। आप देखिए कितना लेट कोशिश होती रही। अब सोचिए कि इतना बड़ा एरिया बहमनी किंगडम का था, ऊपर अगर मुगल्स बैठे भी होंगे तो अगर मुगल्स को डीप साउथ तक जाना भी होगा तो पहले उनको इस एरिया को कैप्चर करना पड़ेगा, तभी वो इसको क्रॉस करके आगे निकल सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठे बहमनी किंगडम मुगलों के लिए भी एक बड़ा चैलेंज यहाँ पर बन के बैठे हुए थे। हम देखते हैं कि भाई यहाँ पर ये बेरार और बिदार तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन अहमदनगर, बीजापुर और गोलकोंडा, अहमदनगर 1636 में मुगल कैप्चर करेंगे और फिर उसके बाद औरंगजेब फाइनली कैप्चर कर पाएगा इस एरिया को। तो ये एरिया 1687 तक कैप्चर हुआ और ये बहुत देर हो चुकी थी। औरंगजेब को तब रियलाइज हुआ कि अरे यार मैंने तो अपना पूरा जिंदगी इसके चक्कर में निकाल दिया, और फिर जब तक उसको समझ में आता वो बहुत लेट हो गया था। 1703 1704 में उसको ये लगा, उसको रियलाइजेशन हुआ कि उसने अपनी ज़िंदगी के बहुत मेजर हिस्से जो है वो इस तरह निकाल दिए हैं। एंड जब तक रियलाइजेशन हुआ तब तक देर थी एंड 1707 में औरंगजेब की डेथ हो जाती है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो ये पूरी कहानी है। तो यहाँ पर हमें जो आज पढ़ना है ये बहमनी किंगडम है और ये विजयनगर अंपायर है। इन दोनों के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, हम इस कॉन्फ्लिक्ट को यहाँ पर जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों ही किंगडम्स, बहमनी किंगडम और विजयनगर अंपायर, ये दोनों ही अंपायर आपस में लड़ाई लड़ेंगे और इनके बीच की लड़ाई होगी वो 3 इंपॉर्टेंट एरियाज के लिए होगी।
ठीक है। उन 3 इंपॉर्टेंट एरियाज में तुंगभद्रा एक होगा, एक कृष्णा गोदावरी का डेल्टा होगा और तीसरा मराठवाड़ या कोंकण वाला कोस्ट का एरिया होगा। यानी कि एक तो आप देखोगे दे आर फाइटिंग फॉर दिस पर्टिकुलर तुंगभद्रा वाला एरिया, यहाँ पर आपको तुंगभद्रा का एरिया मिलेगा। दे आर फाइटिंग फॉर द, ये कृष्णा रिवर है और ये गोदावरी रिवर है, तो गोदावरी कृष्णा डेल्टा के लिए यहाँ लड़ाई हो रही होगी। एंड सिमिलरली आप देखोगे कि मराठवाड़ कोंकण के लिए भी लड़ाई हो रही है। नाउ इट इज एज सिंपल एज दैट कि ये आपके एरिया, ये एरिया तुंगभद्रा में है और कृष्णा गोदावरी में है, तो ये दोनों एरिया बड़े फर्टाइल थे और यहाँ के लिए एक फर्टाइल होने की वजह से इकोनॉमी बड़ी ज़बरदस्त थी। और कोंकण एरिया में यू विल फाइंड कि यहाँ पर पोर्ट्स मिल रहे थे, पोर्ट्स हैं एंड हेंस यहाँ से ट्रेड हो सकता था और इसीलिए आप देखोगे कि दोनों लोग जो है यहाँ पर आपस में लड़ाई लड़ रहे हैं। बट चूंकि दोनों लोग आपस में कॉन्फ्लिक्टिंग कंडीशंस में होंगे, फाइनली 1565 में क्रक्स ये होगा कि 1565 में विजयनगर एम्पायर जो है वो यहाँ पर फाइनली डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, यहाँ से फाइनली डिसइंटीग्रेट होगा और बैटल होगी, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ तल्लीकोट, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ तल्लीकोट। ठीक है, और इस बैटल के साथ विजयनगर एम्पायर का खात्मा पूरी तरह से हो जाएगा। हालांकि इसके 100 सालों के बाद तक भी विजयनगर एम्पायर थोड़े बहुत चिट्स एंड बिट्स में रूल करता रहा। इनके लोग, जस्ट अ सेकंड, लाइट गई है, यस, सो आई वाज सेइंग कि ये चिट्स एंड बिट्स में रूल करता रहा, लेकिन उसके 100 साल भी मतलब थोड़ा बहुत रूल करता रहा, लेकिन अल्टीमेटली 1565 में इसका खास तौर से डिसइंटीग्रेशन यहाँ पर हो गया था। ठीक है, अब चूंकि ये आपस में फाइट कर रहे हैं और 1565 के बाद इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया है, थोड़े मोड़े एरिया से रूल कर रहे हैं, तो हिंस यू विल फाइंड कि इट वॉज ईजियर फॉर द पोर्चुगीज टू कम हियर। और इसलिए आप देखोगे पोर्चुगीज के लिए आसान होने लगा, क्योंकि पोर्चुगीज पहली बार तो 1498 में आए थे, वास्को डी गामा ने जब रास्ता ढूंढ लिया था, लेकिन उसके बाद हमें लगातार देखने को मिल रहा था कि अब पोर्चुगीज आते जा रहे हैं, है ना। 1500 के आसपास हमने कई बार देखा, इसके बाद से लेकर 1600 तक के बीच में पोर्चुगीज आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, आते जा रहे हैं, है ना। और हमने यहाँ देखा पोर्चुगीज के सेटलमेंट्स बन गए हैं। 1565 की लड़ाई हुई, 1565 के कुछ सालों के बाद 1600 में इसके अराउंड हमको ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर दिखने लग गई। तो हमें समझ में आ रहा है कि बिकॉज इस एरिया में अब यहाँ पर काफ़ी कुछ हलचल जो हो रही थी वो डिसइंटीग्रेट हो चुका है, पावर जो स्टेबिलिटी दे रहा था विजयनगर एम्पायर इस एरिया को, वो अब खत्म हो चुका है। एंड हेंस फॉरेन जो फॉरेनर्स हैं, वो यहाँ पर यूरोपियंस जो हैं, अब वो भारत के अंदर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। सो आई होप आपको ये बात यहाँ पर अच्छे से समझ में आ गई होगी कि पूरी कहानी क्या यहाँ पर चलने वाली है। ठीक है, सो दिस इज द एंटायर थिंग। चलिए, मैंने आपको बोला ना काफ़ी कुछ यहाँ पर होने वाला है, तो लेट अस सी ये कहानी कैसे गढ़ती है, कैसे यहाँ पर ये दोनों किंगडम्स आपस में लड़ाई लड़ते हैं, इन्हीं के बारे में यहाँ पर हमें जो है आज डिस्कस करना है। ठीक है, तो ये आपको और बेटर कर देगा, आप ये आपको डायग्राम और बेटर तरीके से बता रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरा एरिया जो है, ये देखिए अल्टीमेटली बीजापुर, विजयनगर का भी कुछ एरिया बीजापुर के अंदर आ जाएगा, क्योंकि बीजापुर ही जो है वो फाइनली विजयनगर को एम्पायर को डिसइंटीग्रेट कर देगा, है ना। हम इसकी बात भी फाइनली करेंगे। देन आप देखोगे इधर आप दिख रहा है, ये आपको गोलकुंडा दिख रहा है, एक बड़ा सा एरिया है। यहाँ पर आपको बीदार दिख रहा है, ये आपको बेरार वाला एरिया दिख रहा है, एंड ये आपका अहमदनगर वाला एरिया है। तो मैंने आपको बताया कि अहमदनगर, ऊपर देखिए आपको मुगल एम्पायर दिख रहा है, ठीक है, और विजयनगर एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया है। ये जाके कैप्चर होगा मुगलों के द्वारा 1686 में, ये कैप्चर होगा, सॉरी, ये कैप्चर होगा आपका 1636 में, ये कैप्चर होगा आपका 1686 में, और ये कैप्चर होगा 1687 में। तो वही बात मैं आपको जो बता रहा था कि अगर आप इन दोनों कैप्चर नहीं करोगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो बियॉन्ड दिस, है ना। इसके बियॉन्ड जाना बड़ा मुश्किल होगा, और साथ ही साथ एक नई पावर का भी उदय हो रहा होगा, एंड दे विल बी द मराठास, राइट। उनका भी यहाँ पर उदय होगा। मराठास कौन थे, कैसे आए, इसको हम लोग आने वाले चैप्टर्स के आगे फिर डिस्कस करेंगे कि इनका उदय कहाँ से होता है। बट लेट मी टेल यू राइट नाउ, आपका थोड़ा सा आपकी जो इंक्विजिटिवनेस है उसको थोड़ा सा शांत करने के लिए बता देता हूँ कि ये जो आपके मराठास होंगे, दे वर लाइक द ऑक्सिलरीज इन द बीजापुर किंगडम। बीजापुर के किंगडम में जो बीजापुर की सेना थी, उस सेना में ये लोग ऑक्सिलरीज की तरह रोल प्ले करते थे, है ना। एक तरह से कुछ सेना के पार्ट हुआ करते थे, इस तरह से यहाँ पर चीज़ें थी। लेकिन धीरे धीरे इनकी पावर ग्रो होती गई, एंड फाइनली ये अपने आप को बीजापुर से अलग करके मराठास जो है वो एक तरह से यहाँ पर सामने आएंगे। तो उसकी कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे जब हम लोग मराठास को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये अभी यहाँ होपफुली आपको कहानी जो है क्लैरिटी से पता चल रही है कि कैसे यहाँ पर सिनारियो बना हुआ है, राइट। चलिए दोस्तों, तो कहानी शुरू होती है विजयनगर एम्पायर की। विजयनगर एम्पायर में आप देखोगे कि ये डायनेस्टी शुरू होती है 1336 में, और ये 1565 में खत्म होगी। मैंने आपको बताया बैटल ऑफ तल्लीकोट होगी। इस पर्टिकुलर विजयनगर एम्पायर में यू विल फाइंड कि 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज है। एक डायनेस्टी है आपकी संगम डायनेस्टी, फिर आती है आपकी सुलुवा डायनेस्टी, फिर आती है आपकी तुलुवा डायनेस्टी, एंड देन इट इज द अरावडू डायनेस्टी। अब इसमें हमें यहाँ पर आप देखोगे तो सुलुवा डायनेस्टी बड़ी छोटी डायनेस्टी है, ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। सेम गोज विद अरावडू डायनेस्टी, इसका भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है
है वो आपका संगम डायनेस्टी में है, बिकॉज आप फील कर पा रहे होंगे संगम डायनेस्टी के यहाँ पर जो रूलर्स है वो 1336 में शुरू करते हैं। बेसिकली पहला रूलर था हरिहरा वन। हरिहरा, मैंने आपको बताया हरिहरा बुक्का वन जो है वो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एम्पायर को स्टैब्लिश करेंगे। हरिहरा वन और बुक्का वन ये कौन है, मैंने आपको ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ पॉइंट इज कि हरिहरा वन रूल करेगा 1336 से लेकर 1356 तक 20 साल, और उसके डेथ के बाद बुक्का वन विल सिट ऑन द थ्रोन 1356 में, और वो रूल करेगा 1377 तक। आफ्टर दैट यू विल फाइंड कि हरिहरा टू कम्स इनटू द पिक्चर और वो रूल करेगा 1377 से 1404 तक। देन उसके बाद देवराया वन और 1404 से 1422, एंड देन उसके बाद देवराया टू विच इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन 1425 से लेकर 1446 तक देवराया टू रूल करेगा। उसके बाद ये संगम डायनेस्टी जो है वो डिक्लाइन कर जाएगी और आप फिर आएगी तुलुवा डायनेस्टी, जिसके पास वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ यहाँ करने को है नहीं, है ना, ज़्यादा कुछ होगा नहीं। एंड देन विल कम द तुलुवा डायनेस्टी, जिसके अंदर हम लोग एक रूलर की बात करेंगे एंड दैट इज कृष्ण देव राया। तो जो भी डिस्प्यूट्स यहाँ पर बहामनी किंगडम से चल रहे थे और ये रूलर्स उनको लड़ाई लड़ रहे थे, उसके बाद जब ये डिसइंटीग्रेट हो गया तो ऑब्वियस सी बात है बहामनी किंगडम को काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज मिल गया होगा। लेकिन जब यहाँ पर तुलुवा डायनेस्टी आई, वो कहते हैं ना कि एक बार डायनेस्टी जो है जब डिक्लाइन हो रही होती है तो एक बार दिया फिर से फड़फड़ाता है ना, दिया एक बार फिर से कोशिश करता है। और यहाँ पर तुलुवा डायनेस्टी में भी कृष्ण देव राया ने भी यही कोशिश करी थी, वापस से थोड़ा सा इसको रीइग्नाइट करने की या फिर वापस से इसको अराइज करने की कोशिश जो है तुलुवा डायनेस्टी ने करी थी, कृष्ण देव राया ने करी थी। एंड देन फाइनली अराविडू डायनेस्टी से ये टोटल डायनेस्टी भी यहाँ पर क्या होती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, तो ये टोटल विजयनगर एम्पायर जो है लगभग आपको देखने को मिल रहा है कि 200 सालों तक ये अब इस एरिया को विजयनगर एम्पायर स्टेबिलिटी अपनी प्रोवाइड जो है यहाँ पर कर रहा है। चलिए, तो ये कहानी है यहाँ पर, ये कहानी मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर दी है, तो आई डोंट थिंक कि अब इसको यहाँ पर आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप देख सकते हैं हरिहरा वन और बुक्का वन लेजेंड कहते हैं कि ये फ्यूडिटरीज थे। अब लेजेंड्स हैं, मतलब लेजेंड मतलब कोई लोगों को नहीं बोला जा रहा है, लेजेंड मतलब ये है कि कहानियां जो कहती हैं, जो आपको सोर्सेस कहते हैं कि लेजेंड्स कह रहे हैं कि फ्यूडिटरीज थे काकाटियास के। ठीक है, लेटर ये मिनिस्टर बनते हैं काम्पिली किंगडम में, जो कि कर्नाटका में था। इंपॉर्टेंटली मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो काम्पिली किंगडम पर रैन ओवर कर जाता है। वाई? बिकॉज उसको ये पता चलता है कि हरिहरा वन और बुक्का वन ने गेव शेल्टर टू मुस्लिम रेबल, उसने एक मुस्लिम रेबल को यहाँ शेल्टर दे रखा है। इससे आउटकम क्या हुआ, हरिहरा वन और बुक्का वन को इम्प्रिजन कर लिया गया, उनको इस्लाम में कन्वर्ट किया गया। हालांकि मैंने आपको बताया कि कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स जो हैं वो ये कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ था। ठीक है ना, जबकि यहाँ पर बात ये आती है कि ये इनको साथ ही साथ बोला गया कि तीसरी पॉइंट कि उनको वहीं पर अपॉइंट कर दिया गया कि आप रेबिलियन को चेक करिए कि आपके एरिया में जहां पर आप थे वहां कोई रेबिलियन नहीं होना चाहिए। हालांकि हरिहरा वन और बुक्का वन बेसिकली मॉडर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि ये सही नहीं होगा कि उनका इस्लामाइजेशन हुआ, है ना, और फिर उनके गुरु विद्याराणा के कहने पर उनको वापस से हिंदुज्म में इंक्लूड कर लिया। ये शायद सही बात नहीं रही होगी, क्योंकि हरिहरा बुक्का वन दे वर द नायक्स ऑफ कर्नाटका, है ना, और ये वो लोग थे हु हैड रिबेल्ड द टर्किश रूल, और ये वो लोग थे जिन्होंने टर्किश रूल को रिबेल कर दिया था। ठीक है, और इसलिए यहाँ पर जो है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर बनता है। चलिए, तो यहाँ मैंने आपको बताया कि विजयनगर एम्पायर के सामने भी छोटा सा एम्पायर है, विजयनगर सिटी से स्टार्टिंग हुई है ना। हमने देखा मोहम्मद बिन तुगलक काम्पिली किंगडम पे रन कर गया है, लेकिन इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा खराब हो गई, पॉलिसीज़ की बड़ी खराब थी, चीज़ें हाथ से निकलने लग गई और रीजनल किंगडम अपनी इंडिपेंडेंस को असर्ट करने लग गए। तो यहाँ पर आप देखोगे सुल्तान ऑफ मदराई ये भी आज़ाद हो गए, एंड देन उसके बाद हौसलास भी अपने आप को आज़ाद करते हैं। सिमिलरली काकाटियाज जो कि वारंगल है, यानी काकाटियाज भी अपने आप को क्या करेगा, काकाटिया भी अपने आप को आजाद घोषित करेगा ना। पॉइंट इज कि यहां से आजाद तो घोषित कर दिया, लेकिन अब ऑब्वियस सी बात है कि आजाद होंगे तो फिर से लड़ना शुरू करेंगे। तो ये तीन जो है वो चैलेंजेस हैं विजयनगर एम्पायर के सामने। विजयनगर एम्पायर को अगर द विजयनगर एम्पायर बनना है, या विजयनगर सिटी से अगर शुरुआत हो रही है तो उसको द विजयनगर एम्पायर बनना है, तो उसके लिए विजयनगर एम्पायर के सामने ये तीन चैलेंजेस थे। उनको काकाटियाज से, उनको हौसला से और उनको सुल्तान ऑफ मदराई से यहाँ पर लड़ाई लड़ना जरूरी थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर कैसे ये टैकल किया होगा विजयनगर एम्पायर ने, आइए इस कहानी को यहाँ पर देखते हैं। तो हरिहरा वन इसकी ताजपोशी होती है इन द ईयर 1336, और जो शहर होता है उस वक्त वो होता है विजयनगर सिटी। तो विजयनगर का मतलब ही होता है विजयनगर, सिटी ऑफ विक्ट्री इसको कहा जाता था। अब इसके टाइम पे आप देखेंगे तो यहाँ पर हौसलास थे एक तरफ जो मैसूर से रूल कर रहे थे। ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर आप देखोगे कि हौसलास मैसूर से हैं, एंड देन सुल्तान ऑफ मदराई से हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, आप देखोगे कि मदराई ने क्या किया, अटैक कर दिया था हौसलास के ऊपर। तो मैंने आपको ये बात ऑलरेडी बताई है कि मदराई ने क्या किया, मदराई ने अटैक कर दिया हौसला के ऊपर। जब मदराई ने हौसला पर अटैक किया तो फाइनली आप देखोगे कि यहाँ पर हरिहरा ड्यूरिंग दिस टाइम हैड द अपॉर्चुनिटी टू मेक हिज टाइनी प्रिंसिपैलिटी स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ क्या हुआ कि हौसलास ने, सुल्तान ऑफ मदराई ने हौसला पर अटैक किया। हौसला पर अटैक करने के बाद एज आई सेड कि उसको कैप्चर नहीं किया। वाई? उसके मैंने कुछ रीजंस आपको दिए थे। नंबर वन, उन्होंने बताया कि सुल्तान ऑफ मदराई छोटा किंगडम रखते थे और हौसला जैसे बड़े किंगडम को कैप्चर कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा मैन पावर की रिक्वायरमेंट थी। तो उनको लगा कौन इतना हेडेक ले, इतने लोग कहाँ डिप्लॉय किए जाएंगे, छोड़ो, भाड़ में गया।
फिर दूसरी बात यह है कि सुल्तान ऑफ मदुराई को लगा कि हम लोग मुस्लिम लोग हैं और वो हिंदू किंगडम है, तो वहाँ के लोग हमें सपोर्ट नहीं करेंगे। इस प्रकार के रीजंस थे जिसकी वजह से सुल्तान ऑफ मदुराई ने जो है वो होयसलास पर यहाँ पर कैप्चरिंग नहीं करी, होयसलास को ऐसे छोड़ दिया। होयसलास ऑलरेडी यहाँ पर डिसइंटीग्रेट हो रहा था, वीक हो चुका था, और उसका फायदा जो है विजय हरिहरा वन ने उठाया। और हरिहरा वन ने क्या किया, बाय 13 ये उसके पास ये अपॉर्चुनिटी थी, हैड द अपॉर्चुनिटी टू मेक हिज प्रिंसिपैलिटी स्ट्रॉन्ग, कि विजयनगर सिटी जो है उसको वो एक्सपैंड करे, और उसने वही काम किया। 1346 तक आप देखोगे होयसला पास्ड इनटू द हैंड्स ऑफ विजयनगर एम्पायर। तो जहां पर अभी विजयनगर एम्पायर था, होयसला जहां पर था, अब ये टोटली आप देखोगे इन दिस पर्टिकुलर एरिया ये पूरा जो है अब हाथ में चला गया है किसके, दिस हैज गॉन इनटू द हैंड्स, ये वाला जो आप देखोगे होयसलास, तो यहाँ पर अब पूरी तरह से ये काम्पिली किंगडम था, यहाँ पर आपके हरिहरा बुक्का वन थे, तो ये पूरा एरिया जो है अब विजयनगर के हाथ में चला गया है। सो दिस इज नाउ द विजयनगर एम्पायर। अब धीरे धीरे विजयनगर जो है इनके ऊपर भी कैप्चर करेगा, इसको भी बढ़ावा देगा। धीरे धीरे विजयनगर इतने बड़े एरिया पे अपना कब्जा बना के बैठ जाएगा, और ऊपर आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर बहमनी किंगडम जो है वो अपना रूल स्टैब्लिश करेगा। आई होप ये बात आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखिए आगे क्या हो रहा है, इसको समझते हैं और अच्छे तरीके से। तो हरिहरा वन के टाइम पे इतनी ही चीज़ है, ध्यान रखिएगा। 1336 से वैसे ही आदमी ये रूलर हरिहरा वन 1356 तक रूल करता है, लेकिन 1336 के बाद जब वो ताजपोशी होती है तो 1346 में ही वो होयसलास को अपने साथ मिला लेता है। तो हरिहरा वन के टाइम पे एक मेजर जो एक्सपेंशन हुआ था वो यही हुआ था कि हरिहरा वन के टाइम पे ही होयसलास जो है वो विजयनगर एम्पायर का पार्ट यहाँ पर बन चुका था। ठीक है, अब इसके बाद गद्दी बैठता है कौन, बुक्का वन। अब बुक्का वन को गद्दी बैठने से पहले मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भाई सिचुएशन क्या थी। विजयनगर एम्पायर आपको यहाँ पर बीच में देखने को मिल रहा है, हाँ बीच में देखने को मिल रहा है। विजयनगर एम्पायर के ऊपर क्या है, अब एक नया किंगडम बन चुका है, दैट इज कॉल्ड एज बहमनी किंगडम। और विजयनगर एम्पायर के नीचे जो है वो आप देखोगे तो उनका एक चैलेंज कौन था, सुल्तान ऑफ मदुराई थे ना। इंपॉर्टेंटली बहमनी किंगडम जो है इसका फाउंडर कौन था, इसका फाउंडर था अलाउद्दीन हसन। कैसे आया, मैंने क्या बताया आपको, इसको हसन गंगू भी कहते थे। अलाउद्दीन हसन है, इसको हसन गंगू भी कहते थे ना। पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि अलाउद्दीन हसन बेसिकली जो है वो दिल्ली सल्तनत से ही टूट कर जो है वो अलग हो जाता है। और कहा यह जाता है कि अलाउद्दीन हसन ही वॉज इनटू द सर्विस ऑफ ब्राह्मण, वो ब्राह्मण की सर्विस में था, ब्राह्मण को सर्विस देता था, है ना। और इस ब्राह्मण का नाम आप देखिए गंगू था, एंड हेंस इसका नाम भी अलाउद्दीन हसन का नाम भी अलाउद्दीन हसन, यहाँ पर इसका नाम हसन गंगू भी पड़ जाता है। दैट इज वाई यू विल फाइंड कि इसका नाम हसन गंगू भी पड़ता है। अलाउद्दीन हसन का नाम हसन गंगू पड़ता है बिकॉज ही वॉज इन द सर्विस ऑफ ब्राह्मण। तो ऊपर जो आप देखोगे विजयनगर एम्पायर के ऊपर बहमनी किंगडम था, ये इनके लिए बड़ा चैलेंज था। और नीचे आप देखोगे सुल्तान ऑफ मदुराई। सुल्तान ऑफ मदुराई के बारे में मैंने आपको बताया 1377 तक फाइनली ये भी वाइप आउट हो जाएंगे। ठीक है, अब इनकी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव कैसे कहानी बढ़ी उसमें हमको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको बताया कि सुल्तान ऑफ मदुराई 1377 में वाइप आउट हो जाएंगे, है ना। 1346 में होयसलास को वाइप आउट कर दिया है। अब बारी है सुल्तान ऑफ मदुराई की। चलिए इस कहानी को आगे हम बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, आपको जो पता होनी चाहिए कि ये जो अलाउद्दीन हसन है, ये इनका जो फाउंडर था बहमनी किंगडम का, जो अलग बहमनी किंगडम को बना देता है, तो ये फाउंडर आप देखोगे तो ये अपने आप को ईरान का एक माइथोलॉजिकल हीरो है जिसका नाम है बहमान शाह, उससे भी अपने आप को कनेक्ट करता है। दैट इज वाई इसको अलाउद्दीन हसन बहमान शाह भी कहते हैं। इसको शॉर्ट में मैं AHBS लिख रहा हूँ, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह भी कहते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फरिश्ता आप देखोगे तो फरिश्ता कहता है कि शायद यहाँ पर बहमान, ये बेसिकली कहानी है कि ब्राह्मण को यहाँ ट्रिब्यूट पे कर रहा था एंड ऑल दीज थिंग्स वे देयर। बट बेसिकली मैंने आपको क्या बताना चाहा कि थ्योरी क्या है ना। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ थ्योरीज कि भाई इसका नाम कैसे ये पड़ा होगा, उसमें हमें जाने की जरूरत नहीं है। यूपीएससी आपको इसके नाम के ऊपर इतना कॉन्ट्रोवर्शियल चीज नहीं पूछेगा, लेकिन समझ में आ रहा है जब बुक्का वन या गद्दी बैठता है तो बुक्का वन ये हमने तो हमने देखा हरिहरा वन वाली कहानी तो हम देख चुके हैं, तो आई थिंक ये क्लियर है आपको। 2 मेजर पॉलिटिकल चैलेंजेस थे, होयसलास थे, मैसूर वाले हिंदूज हैं, सुल्तान ऑफ मदुराई मुस्लिम्स हैं, ये इस पर अटैक करते हैं, ठीक बात है। यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट होता है, दिस वाज एन अपॉर्चुनिटी। हरिहरा वन और बुक्का वन जो है 1346 में होयसलास उसके हाथ में टोटली आ जाता है ना। ये मैंने रीजंस लिखे हुए हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 कि क्यों सुल्तान ऑफ मदुराई जो कि यहाँ पर ये किंगडम है, ये होयसलास को हराने का उन्हें कैप्चर क्यों नहीं करता है। तो पहला पॉइंट है मदुराई एक स्मॉल टेरिटरी था और अनस्टेबल किंगडम था, और इसलिए उसको लगा कि होयसलास को कैप्चर करने का मतलब और प्रॉब्लम को बढ़ा देना। दूसरा पॉइंट लैक्ड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेंथ। अब इतना बड़ा टेरिटरी को गवर्न करना था तो बट ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा मैन पावर की रिक्वायरमेंट होगी, इसलिए जो है वो यहाँ पर मना करता है कि हम कैप्चर नहीं करेंगे। होल्डिंग डिस्टेंट टेरिटरी डिफिकल्ट है, इतना दूर का टेरिटरी होल्ड करना सुल्तान ऑफ मदुराई को लगता था कि मुश्किल काम है ना। मदुराई जो है उनका फोकस था कि नहीं हमको तो फोकस तमिलनाडु पे ही करना है। एंड देन फिफ्थली मदुराई जो है मुस्लिम डोमिनेटेड था और होयसलास जो है हिंदू डोमिनेटेड था, तो उनको लगता था कि हिंदू पॉपुलेशन हमें वहाँ पर सपोर्ट नहीं करेगी। तो आई होप ये बात आपको यहाँ पर क्लैरिटी से पता चल गई है। चलिए
अब यहाँ से कहानी जो है वो थोड़ी सी आगे और बढ़ती है, यहाँ से कहानी जो है थोड़ी सी आगे और बढ़ती है। ये मैंने आपको बात बता दी है ऑलरेडी कि बहमनी किंगडम ये मुस्लिम्स हैं, ये हिंदूज हैं, और नीचे चेरास, ये सुल्तान ऑफ मदुराई, ये भी मुस्लिम्स हैं। ये भी दिल्ली सल्तनत से ब्रेक अवे होकर बना है और ये भी दिल्ली सल्तनत से ब्रेक अवे होकर बना है। ये क्लैरिटी आप लोगों के पास यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। अब जरा समझिएगा कि यहाँ पर होता क्या है। ये कहानी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, प्लीज अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि ये कैसे कहानी यहाँ पर चलती है। चलिए एक बार स्टार्ट को मैं बाद में बताता हूँ आपको, जरा पहले इस चार्ट पे आ जाइए। तो मैंने आपको बताया कि तीनों जो हैं, दोनों जो हैं, विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम, ये 3 टेरिटरीज के लिए यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे थे। एक था आपका तुंगभद्रा द्वाब, एक था आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और एक था आपका मराठवाड़ कंट्री, मराठवाड़ वाला एरिया। तो ये मैंने बता दिया क्यों तुंगभद्रा वाला एरिया है, तो ये काफ़ी फर्टाइल था, यहाँ से इकोनॉमी काफ़ी प्रॉस्पर करेगी। ये वही टेरिटरी है जहाँ पर एक बार वेस्टर्न चालुक्याज और पल्लवा इंपीरियल चोलाज इसके लड़ते हैं। ये वही एरिया है जहाँ पर यादवाज और होयसलाज इसके लड़ते हैं। और अब यहाँ पर कहानी देखने को मिल रही है कि इसके लिए, तुंगभद्रा के लिए, विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम आपस में लड़ रहे हैं। कृष्णा गोदावरी डेल्टा भी यहाँ पर फर्टाइल एरिया था और यहाँ पर भी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इसके लिए यहाँ पर लड़ाई हो रही थी। और मराठवाड़ कंट्री में अगेन यहाँ पर फर्टिलिटी थी और साथ में पोर्ट्स जो थे वो होने की वजह से मराठवाड़ के ऊपर भी ये दोनों किंगडम्स जो हैं वो आपस में यहाँ पर लड़ते हैं। ठीक है, तो फाइट अमंग दीज टू पावर्स ये रेगुलर फीचर था। लॉस ऑफ लाइफ और डिस्ट्रक्शन एक बहुत ही कॉमन चीज़ हो चुकी थी जब विजयनगर एम्पायर और बहमनी किंगडम यहाँ पर आपस में यहाँ पर रूल करते हैं और लड़ाई लड़ते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, बुक्का वन गद्दी बैठा, यानी कि जब हरिहरा वन का डिक्लाइन हुआ 1356 में, तो उसके बाद यू विल फाइंड कि यहाँ पर बुक्का वन जो है 1367 में क्या करता है, जरा समझिएगा। अब सबसे मतलब गद्दी बैठ गया 1356 पे, ही इज रूलिंग टिल 1377, लेकिन 1367 में क्या हुआ कि यहाँ पर बुक्का वन ने असॉल्ट किया ऑन द फोर्ट्रेस ऑफ मुदकल। अब देखो यहाँ मुदकल का एक किला था, कहानी समझ लीजिएगा। यहाँ पर एक फोर्ट है, इसको बोलते हैं मुदकल, और ये मुदकल फोर्ट जो है ये तुंगभद्रा द्वाब के एरिया में लाई करता है, जो कि आपको पता है कि एक क्या है, ये ऑलरेडी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी किंगडम, राइट। तो तुंगभद्रा द्वाब के लिए ऑलरेडी लड़ाई हो रही है और उस एरिया में यहाँ पर एक किला है मुदकल का फोर्ट। तो बुक्का वन ने क्या किया, इस मुदकल के फोर्ट के ऊपर चढ़ाई कर दी। जब ऐसा हुआ कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी पर चढ़ाई करी, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि बहमनी किंगडम का जो राजा था वो यहाँ पर वो थोड़ा खून बबूला, आग बबूला हो गया कि भैया ये कैसे किया, ये तो डिस्प्यूटेड एरिया है, इसमें कैसे अटैक कर दिया है इसने आके। तो बहमनी किंगडम के सुल्तान ने तलवार निकाली अपनी और कहा कि ये तलवार जो है अब तभी अंदर जाएगी, तभी इसको मैं रखूंगा वापस, जब तक मैं यहाँ पर इनका पूरा खात्मा नहीं कर दूंगा, इनको मार नहीं डालूंगा। और इस वजह से आप देखोगे इसके बाद क्या हुआ कि when this news reached Bahmani Sultan entered Vijayanagar Empire, defeated the ruler, but Bukka One escapes to the jungle। अब यहाँ पर बहमनी सुल्तान ने डिसाइड किया कि मैं बुक्का वन को छोड़ूंगा नहीं। वो तलवार निकालता है, बहुत मौसम खराब था, आंधी तूफान बारिश बड़ी ज़बरदस्त हो रही थी, लेकिन उसके बाद भी बहमनी सुल्तान निकला और फिर वो विजयनगर एम्पायर की टेरिटरी में घुस गया। ये पहली बार ऐसा हुआ था जब यहाँ पर कोई बहमनी सुल्तान विजयनगर टेरिटरी में एंटर किया था और बुक्का के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बुक्का जो है वो एस्केप कर जाता है, जंगल की तरफ यहाँ पर भाग जाता है। ठीक है, तो ये कहानी यहाँ पर बसती है, लेकिन इस पूरी लड़ाई में किसी को भी फायदा नहीं हुआ था। होता है ये लड़ाई 4 महीने चलती रही, यानी कि जो बुक्का वन ने किया फिर उसके बाद जो बहमनी सुल्तान ने उसका रिटेलिएशन दिया वॉटेवर, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लड़ाई 4 महीने चलती रही, लेकिन उसके बाद भी बुक्का वन को नहीं पकड़ पाया बहमनी सुल्तान। और ये 4 महीने के बाद दोनों को रियलाइजेशन हुआ कि भाई लड़ने का कोई फायदा नहीं है, हम दोनों पड़ोसी देश हैं, हम लोग पड़ोसी मुल्क हैं, पड़ोसी स्टेट्स हैं, लड़ेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होगा सिवाय इसके कि हमको घाटा ही घाटा यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप देखोगे आउटकम क्या था, एक स्टेलमेट हो गया था, यानी ना कोई जीता ना कोई हारा, और दोनों के बीच में ट्रीटी साइन हो गई थी। ओल्ड ट्रीटी बिटवीन देम वाज रिस्टोर्ड, यानी कि एक ट्रीटी साइन हुई थी तुंगभद्रा रिवर की, तुंगभद्रा बाउंड्री बन जाएगी, यानी कि तुंगभद्रा के नीचे जो है बहमनी किंगडम नहीं आएगा और विजयनगर एम्पायर के वाले लोग जो है वो तुंगभद्रा रिवर के ऊपर नहीं जाएंगे। तो बुक्का वन के टाइम पे वापस से ये तुंगभद्रा की जो रिवर थी उसको एज अ बाउंड्री रीसेट कर दिया गया कि यही हमारी बाउंड्री होने वाली है। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, अब बात आती है हरिहरा 2 की। अब कहानी जरा समझिएगा, पहले आपको ये चार्ट समझना है, ये चार्ट आप समझ लेते हैं तो कहानी आपकी बड़ी सिंपल हो जाएगी। चलिए, तो मैं आपको हरिहरा 2 के बारे में समझाने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले ये चार्ट के थ्रू पूरी कहानी को हम लोग समझ लेते हैं। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ऑरेंज वाला पोर्शन है, ये आपका कौन सा है, ये आपका विजयनगर एम्पायर का एरिया है। और अभी हमने देखा कि हरिहरा 1 और हरिहरा 2 यहाँ पर है, ठीक बात है। ऊपर आप देख रहे हो कि ये वाला एरिया बहमनी किंगडम वाला एरिया, ऑफ कोर्स यहाँ पर भी सुल्तान ऑफ मदुराई भी थे, ये मैंने पूरा कलर कर दिया, लेकिन यहाँ पर सुल्तान ऑफ मदुराई भी थे। तो यहाँ पर आप देखोगे कौन है, यहाँ पर यू विल फाइंड कि ये काकाटिया थे, होयसलास थे। धीरे धीरे विजयनगर एम्पायर ने अपना ये पूरा एरिया कैप्चर कर लिया। हमने देखा सुल्तान ऑफ मदुराई को 1377 में वाइप आउट कर दिया गया था। होयसलास को हमने देखा कि 1346 में वाइप आउट किया गया। सुल्तान ऑफ मदुराई को
1377 वाइप आउट कर दिया गया। तो विजयनगर एम्पायर में एक बड़े से एरिया पे अपना कब्जा यहाँ पर जमा लिया है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो यहाँ पर सुल्तान था, जो यहाँ पर रूलर था, वो था बुक्कावन और ऊपर बहामनी सुल्तान था। तो इस तुंगभद्रा जो रिवर है उसी के अराउंड मुदगल फोर्ट था, उसके ऊपर बुक्कावन ने अटैक किया था, जो कि डिस्प्यूटेड रीजन था, राइट। तो पूरी कहानी वहां से आपको क्लियर है। अब इन दोनों के बीच में एक ट्रीटी डिसाइड हो गई है कि भाई ये जो आप रिवर देख रहे हो, दैट इज द तुंगभद्रा रिवर, इट इज द बाउंड्री बिटवीन द टू ऑफ अस, है ना, ये बाउंड्री होगी। अब आप मुझे बताइए एक सोच कर बात कि विजयनगर एम्पायर अब नॉर्थ में एक्सपैंड नहीं कर सकता है, क्यों? क्योंकि इनके साथ एक ट्रीटी साइन हो चुकी है। तो अभी कहाँ एक्सपैंड करेगा? इनके पास ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड करने का, दैट इज द ओनली ऑप्शन दे हैव। तो आप देखोगे कि यहाँ नॉर्थ ईस्ट में इन दिस एरिया यू विल फाइंड कि यहाँ पर वारंगल्स हैं, यहाँ पर आप देखोगे रेड्डीज हैं। एक्चुअली ये मैप थोड़ा सा और करेक्ट करूंगा मैं इसको, है ना। अगर आप इस वाले मैप को देखोगे, ठीक है, थोड़ा समझने के लिए बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, समझने के लिए बना रहा हूँ कि जैसे यहाँ आप देखोगे ये विजयनगर एम्पायर हो गया। ये वाला जो आप एरिया देखोगे दिस इज अ रेड्डी वाला एरिया, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हो, सॉरी, ये जो आप एरिया देख रहे हो ये रेड्डी वाला एरिया है। इसके बाद आप एरिया देखोगे ये आपका वारंगल वाला एरिया है, और फिर इधर आप देखोगे दिस इज द बहामनी किंगडम, ठीक है, ये बहामनी किंगडम। तो ये आपका बहामनी किंगडम था। ये वाला जो अंदर वाला एरिया ये वारंगल है, और ये वाला जो एरिया रेड्डीज है। अब बात ये है कि यहाँ समझ में ये आ रहा है सर कि भाई ये विजयनगर वाले लोग ऊपर तो जा नहीं सकते, क्योंकि सर इनके साथ तो ट्रीटी हो गई है ना, कि बाउंड्री डिसाइड हो गई है तुंगभद्रा रिवर। लेकिन यस, ये लोग इधर तो जा सकते हैं ना, रेड्डीज के साथ तो कुछ नहीं है ना, नहीं है, है ना, वारंगल के साथ तो कुछ नहीं है ना, नहीं है। तो यहाँ पर हुआ यही कि अब हरिहरा के टू के टाइम पे जो विजयनगर एम्पायर होगा वो रेड्डीज की तरफ आगे बढ़ेगा और वारंगल की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ेगा। आई होप दिस पॉइंट इज कटिंग क्रिस्टल क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब ये बताइए मुझे एक बात और सोचकर कि भाई विजयनगर एम्पायर जब यहाँ नहीं बढ़ पा रहा है तो यहाँ क्यों बढ़ रहा है? व्हाट इज द रीजन? इस एरिया में क्यों बढ़ रहा है? सिंपल सी बात है, ये भी एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था। हमने स्टार्टिंग में देखा था अभी कुछ देर पहले कि भाई ये लोग तुंगभद्रा की लड़ाई लड़ रहे थे, तो तुंगभद्रा पे तो ट्रीटी साइन हो गई। दूसरा हमने देखा कि ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा इनके लिए एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी था, और ये जो एरिया आप देखोगे कहीं आगे जाके ये भी आपका उसी एरिया के अराउंड रहेगा। तो इनको एक्सपैंड करना है अगर इस एरिया के लिए, तो यहाँ पर रेड्डीज और वारंगल आएंगे और उसके ऊपर विजयनगर एम्पायर अपनी यहाँ चढ़ाई करने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन कहानी यहाँ पर ट्विस्ट लेगी। अभी क्या ट्विस्ट लेगी, जरा इसको आगे यहाँ पर समझते हैं। तो हरिहरा टू सिटिंग ऑन द थ्रोन, 1377 में गद्दी बैठा, 1404 तक वो रूल करेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए लिखा है विजयनगर एम्पायर टर्न्स टुवर्ड्स ईस्ट कोस्ट, वो ईस्ट कोस्ट की तरफ बढ़ता है। सिंपल रीजन है, व्हाई नॉट पॉसिबल टू एक्सपैंड नॉर्थ, व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज बहामनी किंगडम के साथ ट्रीटी हमारी हो चुकी है, इसलिए देयर इज नो अदर ऑप्शन कि हम जो है अब नॉर्थ ईस्ट की तरफ यहाँ पर एक्सपैंड करें, ठीक है। तो व्हाई दे एक्सपैंडेड, बिकॉज दिस वाज आल्सो अ रीजन ऑफ इंटरेस्ट, ये भी रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। हमने बताया था विजयनगर एम्पायर, बहामनी किंगडम, और अब उड़ीसा का भी इंटरेस्ट जो है वो इस एरिया में है जहां पर रेड्डीज और वारंगल वहां पर रूल कर रहे हैं। तो वहां के लिए अब बहामनी किंगडम भी फाइट करेगा और विजयनगर एम्पायर, ये दोनों तो फाइट कर ही रहे थे। उड़ीसा भी यहां पर होगा जो इनको कब्जा करना चाहेगा, है ना। यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपसे इस एरिया की। ये देखिए, तो ये वाला एरिया एक डिस्प्यूटेड एरिया है, देखा हमने। अब ये वाला एरिया भी डिस्प्यूटेड है, रीजन ऑफ इंटरेस्ट है। तो ऊपर से उड़ीसा चाहेगा हम कब्जा कर लें, बहामनी किंगडम चाहेगा हम कब्जा कर लें, और तुम विजयनगर एम्पायर चाहेगा हम कब्जा कर लें। तो इसके लिए तीन लोग यहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। इसके लिए तीन लोग यहाँ पर जो है वो लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इट्स अ रीजन ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि ये फर्टाइल एरिया है, ये रिच है, यहाँ से काफी इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी है। एंड एरिया इज नॉट यूनाइटेड, बट द प्रॉब्लम विद दिस एरिया इज कि एरिया यूनाइटेड नहीं है। यहाँ पर आपको रेड्डीज और वारंगल देखने को मिल रहे हैं, और ये रेड्डीज और वारंगल के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है। अब यहाँ हुआ क्या, कहानी को बड़ा अच्छे समझिएगा कि बहामनी किंगडम और वारंगल का यहाँ पर अलायंस हो जाता है। यहाँ कैसे अलायंस हुआ, क्या हुआ इस अलायंस में, जरा इस कहानी को समझने के लिए आप इस वाले स्लाइड को देखिए, वो आपको क्लैरिटी काफी देगा। सी पॉइंट को मैं आप पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहामनी किंगडम का अलायंस हो गया वारंगल के साथ। ओ हो, क्या मतलब है सर, बहामनी किंगडम का अलायंस हो गया सर वारंगल के साथ। बहामनी किंगडम का अलायंस वारंगल के साथ, ठीक है। चार्ट देख लिया हमने, बहामनी किंगडम कहा था, हाँ ठीक है सर। ये वाला जो एरिया है बहामनी किंगडम का है, ये विजयनगर एम्पायर का एरिया है, ठीक है। बहामनी किंगडम का अलायंस हो गया वारंगल के साथ। ओ ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अब हुआ क्या देखो, अर्लियर क्या हुआ था कि भाई ये बहामनी किंगडम कैसे बना हुआ है, ये बहामनी किंगडम बना है दिल्ली सल्तनत से टूटकर, है ना। यहाँ जो दिल्ली सल्तनत था उससे टूटकर ये वाला किंगडम बन गया। तो जब ये किंगडम अलग हुआ इससे, जब ये एरिया अलग हुआ बहामनी किंगडम का, तो उस वक्त दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बहामनी किंगडम को हेल्प किसने करी थी? वारंगल ने करी थी। तो वारंगल ने एक वक्त था जब बहामनी किंगडम की हेल्प करी थी। बहामनी किंगडम का रूलर था उस वक्त, आप देखोगे तो अलाउद्दीन हसन था।
जो उनका फाउंडर है। तो जब वो टूट के अलग हो रहा था अलाउद्दीन हसन, यानी कि जब बहमनी किंगडम अलग हो रहा था दिल्ली सल्तनत से, तो उस वक्त वारंगल ने हेल्प करी थी, क्योंकि वारंगल भी एक वक्त दिल्ली सल्तनत के अंडर था। और जब दिल्ली सल्तनत पावर डिक्लाइन कर रही है तो वारंगल भी अपने आप को आज़ाद घोषित करेगा। जब यहाँ पर बहमनी किंगडम से भी कुछ लोग टूट रहे हैं, वो तो चाहेगा बहमनी किंगडम अलग हो जाए, दिल्ली सल्तनत की पावर को वीक किया जाए। तो एक वक्त था जब वारंगल ने यहाँ पर बहमनी किंगडम की हेल्प करी थी दिल्ली सल्तनत के खिलाफ। लेकिन जब बाद में क्या हुआ, अलाउद्दीन हसन, ये जाके लेटर बहमनी किंगडम के सक्सेसर्स होते हैं, यानी कि जो अलाउद्दीन हसन के सक्सेसर्स होते हैं, वो चढ़ाई कर देते हैं वारंगल के ऊपर। वही वारंगल के ऊपर वापस अटैक कर देते हैं। तो वारंगल कहता है भैया ये तो बहुत गंदी बात है, हमने एक टाइम पे आपकी मदद करी थी, हमने तो एक टाइम पे आपको दिल्ली सल्तनत के खिलाफ बचाया था, आप हमें पे अटैक कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा ओ सॉरी 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 सॉरी, अब नहीं होगा ब्रो, ओके ब्रो आई एम वेरी सॉरी, अब नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, बहमनी किंगडम और वारंगल के बीच में अलायंस हो गया। क्या अलायंस हुआ, इन दोनों ने, बहमनी किंगडम ने और वारंगल ने अपना अलायंस किया, तो डिसाइड किया कि गोलकोंडा विल बी द बाउंड्री बिटवीन देम, यानी कि गोलकोंडा के इधर ना ये आएंगे ना उधर बहमनी किंगडम वाले जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बोला गया कि एक ज्वेल स्टडेड थ्रोन था, एक यहाँ पर सिंहासन था जिसमें हीरे जेवरात जड़े हुए थे, और वो हीरे जेवरात काकाटियास को यानी वारंगल को देना था मोहम्मद बिन तुगलक को, राइट। लेकिन अब उन्होंने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक तो एकदम गए, खत्म हो गए हैं, है ना, वो एकदम डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो उन्होंने कहा काम करो, ये जो ज्वेल स्टडेड थ्रोन है ना, या बहमनी किंगडम को दे दो। बहमनी किंगडम को इसलिए दे दो कि ऐसा ना हो कल को बहमनी किंगडम जो है वो हम पे अटैक कर दे वापस से। तो ये ट्रीटी को और ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए ये डिसाइड हुआ कि गोलकोंडा तो बाउंड्री बन जाएगी दोनों के बीच की, बहमनी किंगडम और वारंगल के बीच की बाउंड्री हो जाएगी, लेकिन ज्वेल स्टडेड थ्रोन भी देना सही लगा उनको, ताकि हमारी जो जो और यहाँ पर जो हम कह सकते हैं ना, जो ट्रीटी है वो और स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है ना। तो ज्वेल स्टडेड थ्रोन विच वाज टू बी गिफ्टेड टू एमबीटी बट वाज गिवन टू बहमनी किंगडम रूलर टू एंश्योर दैट नो फर्दर अटैक हैपेंस। तो ये इंश्योर करने के लिए कि और फर्दर कोई भी अटैक ना हो, वो ज्वेल स्टडेड थ्रोन भी जो है बहमनी किंगडम को दे दिया गया था, ठीक है। तो ये आपका थर्ड पॉइंट था हरिहरा 2 के अंदर। हरिहरा 2 के टाइम में पहला पॉइंट है कि भाई अब नॉर्थ की तरफ विजयनगर एम्पायर एक्सपैंड नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पर बहमनी किंगडम है, और बहमनी किंगडम के साथ हमने ट्रीटी साइन कर दी है कि फर्दर नॉर्थ एक्सपेंशन नहीं होगा। तो अब ऑप्शन क्या था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ एक्सपैंड करो। नॉर्थ ईस्ट की तरफ रेड्डीज और वारंगल थे, ठीक है। अब ये रेड्डीज और वारंगल जो है ये अपने आप को आज़ाद घोषित कर चुके हैं, एक तरीके से इंडिपेंडेंट है, और ये लोग जो है वहाँ पर आज़ादी तरीके से रूल कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे आप देखोगे यहाँ पर भी नॉर्थ ईस्ट के एरिया में, यानी इस नॉर्थ ईस्ट की तरफ मतलब साउथ ईस्टर्न कोस्ट में, इस साइड पे जो है विजयनगर का भी इंटरेस्ट था, बहमनी किंगडम का भी इंटरेस्ट है, और उड़ीसा का भी इंटरेस्ट है। सो दे स्टार्टेड टू फाइट फॉर दिस पर्टिकुलर एरिया। और यहाँ पर जो है शुरुआत कैसे होती है कि बहमनी किंगडम का अलायंस जो है वो वारंगल के साथ हो जाता है। और क्या रीजन था अलायंस होने का, समझ में आ गया कि भाई एक टाइम था जब वारंगल ने बहमनी किंगडम को हेल्प करी थी दिल्ली सल्तनत से अलग होने में, और अभी आप कुछ टाइम बाद देखा हमने कि कुछ टाइम पहले देखा कि बहमनी किंगडम जो है वारंगल के ऊपर चढ़ाई कर देता है। तो वारंगल बोलता है कि साहब ये क्या तरीका है, एक टाइम तो हमने आपकी हेल्प करी थी, आज आप हम ही पर चढ़ाई कर रहे हो। तो वारंगल ने कहा कि हाँ सॉरी, बहमनी किंगडम ने कहा हाँ सही कह रहे हो, गलती हो गई मुझसे, हमने इस बात को इंश्योर नहीं किया था, यस 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 बात सही है। तो इसलिए उन्होंने डिसाइड कर दिया कि ठीक है हम लोग अब अलायंस बना लेते हैं। बहमनी किंगडम ने कहा गोलकोंडा विल बी द बाउंड्री, ना हम गोलकोंडा के साइड जाएंगे ना तुम गोलकोंडा के साइड आना। और दूसरी बात, वो ज्वेल स्टडेड थ्रोन को भी दे दिया गया वारंगल के द्वारा बहमनी किंगडम को, ताकि किसी प्रकार का कोई फर्दर अटैक होने की चांस भी ना बचे। इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा विजयनगर एम्पायर के ऊपर, इम्पैक्ट ये था कि विजयनगर एम्पायर के जो ख्वाब थे वो सिर्फ ख्वाब ही रह गए, और वो नॉर्थ की तरफ भी एक्सपेंशन जो है वो नहीं कर पाएगा। अब नॉर्थ वर्ड एक्सपेंशन भी यहाँ कंप्लीटली स्टॉप हो गया। इसका मतलब आप समझ पा रहे हो, द सिचुएशन इज लाइक दिस कि भाई अब इस वक्त आप देखिए कि यहाँ पर बहमनी किंगडम है, ठीक है, यहाँ पर बहमनी किंगडम है, बहमनी किंगडम के साथ विजयनगर एम्पायर जो है नीचे बैठा विजयनगर एम्पायर, वो एक्सपैंड नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ तुंगभद्रा इज द बाउंड्री बिटवीन देम, है ना। इनके बीच में जो बाउंड्री है वो डिसाइड हुई है कि ये बाउंड्री है तुंगभद्रा, है ना, इसे क्रॉस नहीं करेंगे, ठीक बात है। और साथ ही साथ यहाँ पर क्या हुआ, विजयनगर एम्पायर ने इनके साथ कोलैबोरेशन कर लिया, है ना, वारंगल के साथ। तो वारंगल को भी कब्जा करना यहाँ पर बड़ा मुश्किल हो गया, क्योंकि इनका अलायंस चल रहा है। और नीचे आप देख रहे हो कि दिस इज द एरिया जहाँ पर विजयनगर एम्पायर रूल कर रहा है। लेकिन विजयनगर एम्पायर अब एक्सपेंशन नहीं कर सकता है, ना तो नॉर्थ की तरफ और ना ही वो एक्सपेंशन कर सकता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ। अब क्या करे, क्योंकि विजयनगर एम्पायर को एक्सपैंड करना था, लेकिन एक्सपेंशन जो है वो यहाँ से पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है, फॉर द वेरी रीजन कि अब आप देखोगे इनके साथ तो ट्रीटी साइंड है, तो आप कुछ कर नहीं सकते। और जब बात आएगी वारंगल की, तो वारंगल ऑलरेडी बहमनी किंगडम के साथ अलायंस में बैठा हुआ है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है, विजयनगर एम्पायर सॉरी, तो यस ये हमने देखा था यहाँ पर, ये हम कहानी यहाँ देख चुके हैं। यस तो ये कहानी भाई रेड्डीज वगैरह कैसे निकल के आते हैं वो कहानी क्लियर है।
साउथ में वेस्टर्न चालुक्यास थे, उनके डिक्लाइन के बाद यादवास, होयसलास, काकटियास आए, ये हमने देखा। दिल्ली सल्तनत जब वीक होता है तो ये सब लोग अपने आप को एमबीटी के टाइम पे आज़ाद कोशिश करते हैं। तो वारंगल ट्राइज टू रिवाइव करने की कोशिश करता है। वारंगल कब्जे में होता है दिल्ली सल्तनत के, दिल्ली सल्तनत डिक्लाइन किया तो वारंगल चाहता है कि हम फिर से रिवाइव करें। इज ऑलवेज अंडर फियर ऑफ अटैक फ्रॉम बहामनी किंगडम, और वारंगल हमेशा ही डरता था कि बहामनी किंगडम कभी भी अटैक करेगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत वाले लोग ही तो थे ये लोग, बहामनी किंगडम वाले। तो उसको, वारंगल को लगता था कि बहामनी किंगडम कभी भी अटैक कर सकता है। एक तो ये डर था, दूसरा रेड्डीज किंगडम। अब ये बने कैसे? ये एक्चुअली आप देखोगे जब दिल्ली सल्तनत यहाँ पर वीक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे, तो हम देखते हैं कि नए रीजनल किंगडम्स बन के तैयार होते हैं। एक था बहामनी किंगडम, एक था रेड्डीज, एक था विजयनगर एम्पायर। तो दिल्ली सल्तनत के वीक होने के बाद ये नए किंगडम्स आते हैं और यहीं पर इसी की जद्दोजहद चल रही है। चलिए, तो हरिहर वन का टाइम हमने देख लिया। अब हमने देखा कि वारंगल इसने जो है वो अलायंस बना लिया है बहामनी के साथ, और अब विजयनगर एम्पायर जो है वो कहीं से भी एक्सपैंड नहीं कर सकता। ना तो वो नॉर्थ में एक्सपैंड कर सकता है, ना वो नॉर्थ ईस्ट में एक्सपैंड कर सकता है। कहीं से भी एक्सपेंशन जो है वो उसका यहाँ पर नहीं हो सकता है। तो विजयनगर एम्पायर इज इन पेन। हाँ, आप देख सकते हो वाई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, ये इसका यहाँ पर रीजन था, वाई एक्सपेंशन नहीं हो रहा है। तो विजयनगर एम्पायर जो है वो नॉर्थ में एक्सपैंड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि बहामनी किंगडम है। और विजयनगर एम्पायर ईस्ट की तरफ एक्सपैंड नहीं कर सकता। वाई? क्योंकि बहामनी किंगडम और वारंगल का यहाँ पर अलायंस हो चुका है। अब ऐसे सिनारियो में गद्दी बैठता है देवराया वन। 1406 से लेकर 1422 तक वो यहाँ पर गद्दी पे होता है। इनफैक्ट 1404 से लेकर 1422 तक देवराया टू गद्दी बैठा। अब बात यह है कि जब देवराया टू गद्दी बैठा, पहला चीज तो विजयनगर एम्पायर के लिए प्रॉब्लम अभी वही भी एग्जिस्ट कर रही है। क्या? कि तुंगभद्रा के ऊपर अभी भी यहाँ लड़ाई चल रही है। जब देवराया वन गद्दी पे आ रहा है तो विजयनगर एम्पायर इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू कंट्रोल तुंगभद्रा। अभी भी वो तुंगभद्रा को यहाँ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, अभी तक कंट्रोल नहीं हुआ। और दूसरी बात, व्हेन ही सिट्स ऑन द थ्रोन, अर्ली डिफीट ऑफ देवराया वन, डीआर का मतलब हो गया ये देवराया हो गया, ठीक है ना, देवराया वन बाय फिरोज शाह बहमानी। ओ हो, फिरोज शाह बहमानी कहाँ से आ गया? आप ये समझना है। तो देवराया वन गद्दी बैठ रहा है 1406 में एंड ही इज रूलिंग टिल 1422। तो मैंने क्या कहा, जब वो गद्दी बैठेगा तो पहला प्रॉब्लम क्या है? वही प्रॉब्लम है, तुंगभद्रा का रीजन एक डिस्प्यूटेड रीजन है इनके बीच में, उसकी लड़ाई अभी भी हो रही है। और अब जब ये गद्दी बैठा देवराया वन, तो उसको फिरोज शाह बहमानी से यहाँ पर लड़ाई लड़नी पड़ी और इसमें उसकी हार हो गई। अब फिरोज शाह बहमानी कैसे आता है, जरा इस चीज को समझने के लिए पहले हम लोग इस चार्ट को देख लेते हैं कि हम सुल्तान ऑफ बहामनी किंगडम को देखिए आप। तो शुरुआत होती है अलाउद्दीन हसन से, जो इनका फाउंडर होता है बहामनी किंगडम का, राइट। तो ये 1347 में स्टैब्लिश कर देता है बहामनी किंगडम को। उसके बाद महमूद शाह वन आता है 1358 से 1375। फिर मोहम्मद शाह, आप महमूद कह रहे हो, मोहम्मद शाह वन, मोहम्मद शाह टू, 1378 से 1397। अब आप देखिए 1397 के बाद यू विल सी फिरोज शाह बहमानी आ गया। यानी कि अब बहामनी किंगडम का जो सुल्तान है इस वक्त वो फिरोज शाह बहमानी है, और वो 1397 से रूल करता है 1422 तक। आप देखिए देवराया वन का भी जो एंडिंग डेट है वो 1422 है, लेकिन उसका स्टार्टिंग डेट क्या है? 1404 1406 है। तो आप देखिए फिरोज शाह बहमानी पहले से रूल कर रहा था, और बाद में जो है मतलब बहामनी किंगडम में और विजयनगर एम्पायर में फिर देवराया वन आया था। तो ऐसे में क्या हुआ कि जब देवराया वन, मैंने बताया ना दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं, तो विजयनगर एम्पायर और बहामनी किंगडम आपस में लड़ रहे हैं। तो यहाँ जब ये लड़ाई हुई देवराया वन और फिरोज शाह बहमानी की, तो फिरोज शाह बहमानी ने देवराया वन को यहाँ पर डिफीट कर दिया। ये आप देख सकते हैं, देवराया वन 1406 से 1422 रूल करता है और फिरोज शाह बहमानी 1397 से 1422 रूल करता है। तो ये पहले से रूल कर रहा था, इसको इस बात का एडवांटेज ही मिला। एंड देन देवराया वन ने यहाँ पर, देवराया वन से लड़ाई हुई और देवराया वन को वहाँ पर डिफीट का सामना करना पड़ा। उसके बाद आता है अहमद शाह, जिसको वली भी कहते हैं। ही इज रूलिंग फ्रॉम 1422 से लेकर 1436 तक। एंड देन आखिर में यहाँ पर रूलर आता है मोहम्मद शाह थ्री। मोहम्मद शाह थ्री जो है ये छोटा होता है, ये माइनर होता है, 9 साल का होता है जब ये गद्दी बैठता है। इमेजिन करिए 9 साल की उम्र में कोई सुल्तान बन गया है। अब चूंकि माइनर है तो डेफिनेट सी बात है कि ये रूल नहीं कर सकता, इसीलिए उसका रीजेंट था यहाँ पर, जिसका नाम है महमूद गवान, और महमूद गवान यहाँ पर जो है वो रूल करेगा फॉर बेसिकली मोहम्मद शाह थ्री के लिए। मोहम्मद शाह थ्री की डेथ हो जाएगी, उसके बाद इनका भी यहाँ खात्मा हो जाएगा। एंड हेंस यू विल सी कि बहामनी किंगडम जो है वो यहाँ पर स्प्लिट हो जाएगा 5 स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ में। 5 स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज़ में हो जाएगा। कौन कौन सा है? बेरार है, बीदार है, अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकोंडा है। बीजापुर और गोलकोंडा है, क्लियर है। तो ये कहानी यहाँ पर जो है चल रही थी। तो आइए वापस से देखते हैं कि देवराया वन जो है वो फिरोज शाह बहमानी से लड़ाई लड़ता है, और देवराया वन की लड़ाई जब फिरोज शाह बहमानी से होती है तो उस लड़ाई में हम देखते हैं कि ऑब्वियसली फिरोज शाह बहमानी जो है जीत जाता है, देवराया वन हार जाता है।
तो इसके बाद ट्रीटी साइन होती है देवराया वन के साथ। इस ट्रीटी के अंदर आप देखोगे कि देवराया वन को 10 लाख हुण यानी कि गोल्ड कॉइन्स देने पड़े थे। नंबर 2, यहाँ पर देवराया वन ने अपनी बेटी को भी देना पड़ा और उसने अपनी बेटी की शादी फिरोज शाह बहमानी से करवाई। ऐसा नहीं था कि फिरोज शाह बहमानी ने पहली बार ऐसी शादी करी हो, इससे पहले वो ओडिशा के राजा की बेटी के साथ भी शादी कर चुका था और यहाँ पर ये इसकी एक और शादी इस तरह से देखने को मिल रही है। कई सारी शादियाँ जो है फिरोज शाह बहमानी इस प्रकार से करता था। ठीक है, तो फिरोज शाह बहमानी ने उस एरिया को हराने कैसे लगता था कि फिरोज शाह बहमानी वहीं अटैक करेगा जहां उसको पता था कि इनकी बेटी है, उनके साथ शादी कर लेंगे, है ना, इस तरह का यहाँ पर आदमी था वो। तो देवराया वन ने अपनी बेटी की शादी भी कर दी फिरोज शाह बहमानी से और ये शादी बड़ी यहाँ पर ज़बरदस्त शादी थी। और ये क्या ही शादी अंबानी यहाँ पर कर रहे थे अपनी बेटे की, जो यहाँ पर देवराया वन ने कर दी होगी उस टाइम पे। आप देखिए शादी का क्या मंजर था, 3 दिन तक सेरेमनीज चली थी उस वक्त के टाइम पीरियड में। और दूसरी बात, सिटी गेट से लेकर पैलेस तक 10 किलोमीटर का फासला है और 10 किलोमीटर में लोग खचाखच भरे हुए हैं। फिरोज शाह बहमानी घोड़े बैठा हुआ है, मैं इधर आप देखोगे देवराया वन घोड़े बैठा हुआ है, बाकी लड़की वाले जो है नीचे चल रहे हैं सड़क पे, लड़के वाले ऊपर बैठे हुए हैं, इज्जत दे रहे हैं पूरी। खाने में हर तरह की वैरायटी है ना, हक्का नूडल्स भी है ना, सारे कबाब भी हैं, बढ़िया एकदम बिरयानी चल रही है, सब तरह का इंडियन और मुगलई खाना चल रहा है यहाँ पर, साउथ इंडियन खाना चल रहा है, पंजाबी खाना भी है। तो पूरी क्या शादी, ज़बरदस्त शादी थी। तो ये शादी जो याद रखी गई, आज इतनी याद रखी गई कि इसका जिक्र, इस शादी का जिक्र आज मैं भी आप लोगों से कर रहा हूँ इतिहास के अंदर। तो ये ज़बरदस्त शादी थी। लेकिन यस, देवराया वन यहाँ पर डिफीट होता है और उस डिफीट की वजह से यहाँ पर ये सब अंजाम होते हैं कि 10 लाख हुण, 10 लाख गोल्ड जो है वो यहाँ पर देवराया वन को फिरोज शाह बहमानी को देना पड़ता है और अपनी बेटी को देना पड़ता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एक शहर था जिसको बोलते हैं बंकापुर, और बंकापुर नामक शहर को भी जो है फिरोज शाह बहमानी को जो है वो देना पड़ता है, किसको, वो टू द सॉरी वो देना पड़ता है यहाँ पर देवराया वन को, फिरोज शाह बहमानी को। ठीक है, तो ये की फोर्ट था बंकापुर, जैसे मुतकल एक इंपॉर्टेंट फोर्ट था वैसे ही यहाँ पर बंकापुर भी एक इंपॉर्टेंट फोर्ट था। और दहेज में जो है यहाँ पर बंकापुर को जो है वो देना पड़ा, किसको, फिरोज शाह बहमानी को। देवराया वन की कहानी ये थी। अब इसके बाद डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस रिन्यूड कॉन्फ्लिक्ट स्टार्टेड फॉर कृष्णा गोदावरी डेल्टा। ना होता क्या है कि इतना कुछ भी हुआ, है ना, शादी हुआ, हमने अपनी बेटी भी दे दिया, हमने यहाँ पर आपको शहर, हमको हमने दहेज में बंकापुर भी दे दिया, तो अब क्या उम्मीद करते हो कि भाई इतना कुछ शादी ब्याह हो गया है, समधियाना बन गया है तो अटैक नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इतनी सब शादियाँ हुई, इतना पैसा दिया गया, 10 लाख हुण दिए गए, बंकापुर का शहर दिया गया, अपनी बहन अपनी बेटी को दे दिया यहाँ पर देवराया वन ने। उसके बाद ही फिरोज शाह बहमानी ने फिर से अटैक कर दिया और कृष्णा गोदावरी डेल्टा के लिए कॉन्फ्लिक्ट फिर से यहाँ पर शुरू हो गया। लेकिन इस बार सितारे जो हैं वो विजयनगर एम्पायर के फेवर में थे। यहाँ पर कहानी कुछ इस प्रकार से घटी कि रेड्डी के किंगडम में यहाँ पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो जाती है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने की वजह से विजयनगर एम्पायर कहता है वारंगल से कि आओ एक काम करते हैं, दोनों लोग मिल जाते हैं और रेड्डीज़ के अंदर पॉलिटिकल कन्फ्यूजन चल रहा है, चल के रेड्डीज़ पे कब्जा कर लेंगे, आधा तुम्हारा और आधा हमारा, और किसी को बताएंगे नहीं, चुपचाप काम करेंगे। तो वारंगल जो है इस लालच में आ जाता है और वारंगल अपना साइड चेंज कर देता है। बहमनी किंगडम की आंखें खुल गई कि अरे भाई साहब ये क्या हुआ, है ना, हमने तो इनको अपने साथ मिलाया रखा था, हमने तो गोलकोंडा उनकी बाउंड्री सेट कर रखी थी, इन्होंने तो हमको जोयल थ्रोन भी दे रखा था, उसके बाद भी यहाँ पर ये कहानी हो गई। तो जहाँ पर बहमनी किंगडम वाले हिल के रह गए कि भाई ये तो सोचा ही नहीं था हमने कि इतनी इतनी सी चीज़ के लिए यहाँ वारंगल जो है पासा पलट देगा। और हुआ यही, विजयनगर एम्पायर जो है अब वारंगल को अपने साइड मिला चुका था और उधर जो है बहमनी किंगडम अकेला पड़ चुका था। और अब देवराया 2 का यहाँ पर टाइम आया। तो लिखा हुआ है, कहानी है, बट दिस टाइम द स्टार्स वर इन फेवर ऑफ विजयनगर एम्पायर। पॉलिटिकल कंफ्यूजन और इंस्टेबिलिटी हो गई थी रेड्डीज के अंदर, तो विजयनगर एम्पायर ने वारंगल के साथ अलायंस किया, रेड्डी को पार्टीशन कर देते हैं, वारंगल ने साइड चेंज कर दिया। विद दिस पोजीशन ऑफ बहमनी किंगडम यहाँ पर वीक हो जाती है। तो आप देख रहे हैं रेड्डीज़ की पोजीशन खराब होने की वजह से यहाँ पर दिक्कत जो है बहमनी किंगडम वालों को भी आ गई। आउटकम ये था कि विजयनगर एम्पायर और वारंगल एक तरफ हो गए, उन्होंने रेड्डीज़ को एनेक्स कर लिया और वर्सेस बहमनी किंगडम, इनके खिलाफ लड़ाई होगी, डेफिनेटली होगी। देवराया वन वॉज एबल टू इन्फ्लिक्ट अ शैटरिंग डिफीट ऑन एफएसबी और फिर फाइनली देवराया वन ने फिरोज शाह बहमानी के ऊपर बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर डिफीट किया, अपने समधियाने को अटैक कर दिया। और समधियाने को उड़ाने का मज़ा जो एक दूसरे समधियाने वाले को आता है वो आप लोग जानते ही होंगे, आप लोग नहीं जानते होंगे लेकिन आप घर वाले ज़रूर जानते होंगे कि समधियाना का एक दूसरे को उड़ा देंगे तो बड़ा सुकून मिलता है। तो यहाँ पर वही हुआ कि देवराया वन ने जो है फिरोज शाह बहमानी को उड़ा दिया, है ना। आप सोचो कि भाई डिफीट कर दिया, उसकी अपनी बेटी ब्याही हुई है लेकिन फिरोज शाह बहमानी को डिफीट कर दिया एंड एनेक्स द एंटायर टेरिटरी ऑफ द राउट अप टू द माउथ ऑफ रिवर कृष्णा, और कृष्णा नदी का पूरा टेरिटरी जो है कब्जा कर लिया। इस प्रकार से यहाँ पर फिरोज शाह बहमानी का भी डे एंड हो गया और विजयनगर एम्पायर अपने आप को एक्सपैंड कर लेता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक की कहानी जो है आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर। इसके बाद आप देखोगे देवराया वन
अब इसने कुछ यहाँ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ भी कराए थे, जैसे आप देखोगे एक डैम बनवाया था अक्रॉस द तुंगभद्रा रिवर, सो दैट शॉर्टेज ऑफ वाटर ना हो, शहर के अंदर पानी की कमी ना हो, पानी की किल्लत ना हो, तो उसको ओवरकम करने के लिए डैम बनवाया था। दूसरा कैनाल कंस्ट्रक्शन भी करवाया था, है ना, ताकि इरिगेशन यहाँ पर ज़बरदस्त हो। इरिगेशन अच्छा होगा तो एग्रीकल्चर अच्छा होगा और उससे प्रॉस्पेरिटी यहाँ पर बनेगी। इनफैक्ट आप देखोगे एक और डैम बनवाया था हरिद्र रिवर के ऊपर इरिगेशन पर्पज़ के लिए। तो ये यहाँ पर देवराया वन के कुछ यहाँ कामकाज हो गए। देवराया टू गद्दी बैठा है 1425 से लेकर ही सिट्स टिल 1446। नाउ इसके टाइम में बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ 3 पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। नंबर 1, मिलिट्री रिफॉर्म्स इसने किए। अब यहाँ पर दिल्ली सल्तनत, यहाँ पर जो है देवराया टू जब गद्दी बैठा तो उसको समझ में आ गया था कि अगर बहामनी किंगडम को डिफीट करना है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि मुझे अपनी सेना दिल्ली सल्तनत के तर्ज पर करनी पड़ेगी, ऑन द लाइन्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। मेरी आर्मी वैसी होनी चाहिए, क्योंकि फॉर द सिंपल रीज़न हमको ये बात समझ में आ रही है कि भाई दिल्ली सल्तनत से ही तो टूटकर बहामनी किंगडम बना था और बहामनी किंगडम की जो सेना है वो दिल्ली सल्तनत के हिसाब से है। तो देवराया टू को ये बात समझ में आ गई थी कि अगर बहामनी किंगडम को हमें जड़ से ख़त्म करना है तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम अपनी आर्मी को उसी लाइन्स पे ले आएँ जिस लाइन पे दिल्ली सल्तनत वाले थे। ठीक है, तो यहाँ पर यही देखने को मिलता है हमको, यही देखने को मिलता है कि मिलिट्री रिफॉर्म्स हुए और बहामनी सुल्तान जो है यहाँ पर अपनी स्ट्रॉन्ग आर्मी उसकी मतलब देवराया वन जो है, देवराया टू जो है ये काम करना शुरू करता है। तो यहाँ पर इंडक्शन करता है मुस्लिम कैवलरी मैन का टू ट्रेन द विजयनगर एम्पायर कैवलरी मैन। तो यहाँ पर ये देखने को मिला कि बहामनी सुल्तान विजयनगर एम्पायर का जो रूलर था देवराया टू, वो मुस्लिम कैवलरी मैन को इंक्लूड कर रहा है। यानी कि ये बात इंपॉर्टेंट है समझने वाली। यहाँ पर हिस्टोरियंस और सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी भी इस बात को हाईलाइट करता है कि ये दोनों की लड़ाई जो बहामनी सुल्तान और यहाँ पर विजयनगर एम्पायर की हो रही थी, ये किसी प्रकार से कोई हिंदू मुस्लिम या रिलीजियस लड़ाई नहीं थी। इट वॉज अ लड़ाई फॉर द टेरिटरी। और यहाँ पर इस बात को कैसे एविडेंस समझ में आता है, बिकॉज यहाँ विजयनगर एम्पायर जो है वो टेरिटरी जीतने के लिए ही, आप वो समझ रहे थे कि अगर हमें टेरिटरी जीतनी है और बहामनी किंगडम को हराना है तो हमको उनके ही मतलब दिल्ली सल्तनत के लाइन्स पे हमको जाना पड़ेगा। और इसलिए विजयनगर एम्पायर ने मुस्लिम कैवलरी मैन को अपनी आर्मी के अंदर इंक्लूड किया ताकि वो हमारे जो यहाँ पर विजयनगर एम्पायर के कैवलरी मैन हैं उनको ट्रेन करेंगे। इट वॉज नॉट ओनली दिस, इनफैक्ट आप देखोगे तो बहामनी किंगडम ने भी विजयनगर एम्पायर के लोगों को अपने यहाँ, या इनफैक्ट आप देखेंगे कि विजयनगर एम्पायर के लोगों को अपने यहाँ नौकरी दी थी। तो मतलब बोथ द साइड्स बाय डिप्लॉइंग ईच अदर पीपल, ताकि उनको एक दूसरे के बारे में यहाँ पर जानने को मिल जाए। ठीक है, फरिश्ता कहता है कि साइज ऑफ द आर्मी अंडर देवराया टू काफ़ी बड़ा था, हो सकता है यहाँ पर इसको एग्जैजरेट किया जा रहा हो, ये बात भी यहाँ पर कही जाती है। तो यहाँ पर सिचुएशन पूरा प्लेटफॉर्म तैयार है, ग्राउंड्स आर रेडी। देवराया टू ने अपनी आर्मी को यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के हिसाब से बना लिया है, ग्राउंड्स आर टोटली रेडी, प्रिपेयर्ड हो चुके हैं। देवराया टू ने एक बार फिर से तुंगभद्रा रिवर को क्रॉस किया इन द ईयर 1443। उसका एम था कि मुदकल फोर्ट जो चला गया था बुक्का वन के टाइम पे, है ना, बुक्का वन ने जब अटैक किया था मुदकल के ऊपर चढ़ाई कर दी थी और फिर बहामनी सुल्तान जो है वो तलवार निकाल के दौड़ पड़ा था, तो मुदकल फोर्ट हाथ से निकल गया था। और फिर उसका देवराया वन ने अपनी बेटी की शादी करी तो बंकापुर को भी दहेज में दे दिया था। तो यहाँ देवराया टू का ये आइडिया था कि सबसे पहला टारगेट ये होगा तुंगभद्रा क्रॉस करने के बाद इन दोनों फोर्ट को रिकवर करना है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट यहाँ पर 3 हार्ड फॉट बैटल्स यहाँ पर लड़ी गई, नीदर साइड अचीव्ड एनीथिंग। 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई, ना बहामनी सुल्तानों को कुछ मिला, ना विजयनगर एम्पायर कुछ अचीव कर पाया। यहाँ स्टेलमेट हो गया और मिलिट्री स्टेलमेट, ना वो जीते ना ये जीते, कोई भी यहाँ पर जो है नहीं जीत पाया। ठीक है, अब ये कुछ यहाँ पर सतीश चंद्रा सर की एनसीईआरटी यहाँ पर नाम लेती है, दैट इज कुछ ट्रैवलर्स का नाम होते हैं, है ना। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर एक हो गया न्यूनिस, ये पोर्चुगीज राइटर है इनफैक्ट, राइट। तो ये बता रहे हैं कि दे आर पेइंग ट्रिब्यूट टू देवराया टू, क्यूलॉन, पेगू एटसेट्रा, ये देवराया टू को ट्रिब्यूट पे कर रहे हैं। कुछ सोर्सेज मिलते हैं। निकोलो काउंटी इटालियन ट्रैवलर है, तो 1420 में देवराया वन के टाइम पे ये आते हैं, ये बात यहाँ हो गई। एंड देन अब्दुल रजाक, ये पर्शियन ट्रैवलर हैं, केम टू विजयनगर एम्पायर इन द रेन ऑफ देवराया टू, ये बात भी यहाँ पर क्लियर होती है। चलिए, अब यहाँ से कहानी शुरू होती है। हमें फर्दर, अब संगमा डायनेस्टी खत्म हो गई है, सलुआ में इतना कुछ है नहीं, तुलुआ डायनेस्टी आएगी, इसमें हम कृष्णदेवराया की बात करेंगे। लेकिन कृष्णदेवराया को पढ़ने के लिए थोड़ा सा इनके बारे में यहाँ पर हम वापस से रिकॉल करते हैं, तभी हम कृष्णदेवराया को इंट्रोड्यूस कर पाएंगे। तो अलाउद्दीन हसन बहमान शाह के बारे में पढ़ चुके हैं, इसको जफ़र खान भी कहा जाता था, ध्यान रखिएगा। ये फाउंडर था और ये 1347 में बहमानी किंगडम को स्टैब्लिश करता है। एंड ही वॉज द नोबल ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक से अलग होकर बहमानी किंगडम की स्टैब्लिशमेंट उसने कर दिया था।
फिर मोहम्मद शाह वन रूल करता है, फिर मोहम्मद शाह टू रूल करता है, और फिर आता है फिरोज शाह बहमानी। फिरोज शाह बहमानी के बारे में भी हमने देखा कि किस प्रकार से उसने देवराया वन की बेटी से शादी करी थी, और राइट फिर उसका देखा हमने देवराया वन ने फिर फिरोज शाह बहमानी को हरा भी दिया है। तो फिरोज शाह बहमानी के बारे में डिस्कशन हो चुका है। अब गद्दी पे आया अहमद शाह वली, और इसके बाद आएगा मोहम्मद शाह थ्री। मैंने बताया कि ये सुल्तान था एट द एज ऑफ 19, और इसका रीजेंट है महमूद गवान, जो यहाँ से रूल करेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद जब इसकी डेथ हो जाएगी मोहम्मद शाह थ्री की, तो बहमानी किंगडम डिसइंटीग्रेट हो जाएगा 5 स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज में। ठीक है, वो 5 स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज कौन है, ये हम लोग यहाँ पर कई बार इसको डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब यहाँ कहानी थोड़ी फिरोज शाह बहमानी के बारे में और डिस्कस कर लेते हैं कि इसने यहाँ क्या क्या चीज़ें करी थी। बड़ी इंटरेस्टिंग यहाँ पर 8 पॉइंट्स होंगे। इन 8 पॉइंट को आइए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। पहला पॉइंट ये है फिरोज शाह बहमानी को लेकर कि बड़ा ही नॉलेजेबल इंसान था। आप देखोगे तो उसको नेचुरल साइंसेस की भी नॉलेज थी, यानी कि बॉटनी, लॉजिक, ज्योमेट्री, इसकी भी नॉलेज थी, और साथ ही साथ आप देखोगे तो उसको रिलीजियस साइंसेस की भी नॉलेज थी, यानी कुरानिक वर्सेस क्या कह रही है, क्या इसका मतलब है, ये भी उसको आता था। तो यहाँ फिरोज शाह बहमानी दोनों चीज़ें जानता था, नेचुरल साइंसेस और रिलीजियस साइंसेस। अब आप इमेजिन करिए कोई एक आदमी है जिसको हर तरह की नॉलेज हो रही है, क्लास के अंदर फर्स्ट आता है, तो उससे सारी लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी, है कि नहीं। और अदर वे राउंड है तो भी हो जाएगा कि भाई बड़ा इंटेलेक्चुअल। उल्टा हो जाता है, लड़कियां टॉपर हो जाती हैं तो लड़कों की एस्तसी हो रही होती बात करने में, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन अगर यहाँ लड़का टॉपर होता है तो उसके सितारे बुलंद हो जाते हैं। कुल मिला के फिरोज शाह बहमानी वो टॉपर थे जिनको यहाँ पर नेचुरल साइंसेज में भी नॉलेज थी तगड़ी वाली, बॉटनी, लॉजिक, ज्योमेट्री और कुरानिक वर्सेस भी उसको आती थी। और इतना ही टैलेंट नहीं था उसके अंदर एक और टैलेंट ये था कि बड़ा अच्छा कैलीग्राफिस्ट भी था, राइट। बड़ी अच्छी कैलीग्राफी, आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग भी उसको आती थी, हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी थी। और लड़कों की हैंड राइटिंग आप जानते हो कैसे होती है, अगर उसमें इक्का दुक्का की हैंड राइटिंग अच्छी निकल गई तो फिर वो भी एक इंप्रेशन वाली बात हो जाती है। उससे भी इंप्रेस कर रहा था। कुछ नहीं बचेगा तो पोएट बहुत अच्छे हैं, हम लोग शायरी मार देंगे, शायरी मार के एकदम एकदम समझ लो, सब एकदम अपने अपने फेवर में सबको घुमा लेंगे। और फिर उसके बाद उसके पास मल्टीपल नॉलेज, लैंग्वेज की भी नॉलेज थी। ही वॉज हैविंग नॉलेज ऑफ मल्टीपल लैंग्वेजेस। अब उसको यहाँ पर टर्किक, पर्शियन, अरबी ये तो बोलना आती ही थी, साथ में साथ वो मराठी, कन्नड़, तेलुगु ये भी बोल रहा था। तो उसकी जितनी बीवियाँ थी, हर बीवी से वो अपनी अलग भाषा में बात कर रहा है, हर बीवी से अपनी अलग भाषा में आई लव यू बोल रहा है। अब आप इंसान को देखिए ज़रा आप कि वो नॉलेजेबल है, नेचुरल साइंसेस भी जानता है ना, नीट भी क्वालिफाई करेगा, उसको बॉटनी, ज्योमेट्री, लॉजिक सब पता है, और कुरानिक वर्सेस भी जानता है, हैंड राइटिंग भी अच्छी है, मार्क्स भी 5 नंबर ज़्यादा मिलेंगे, और पोएट भी तगड़ा है, शायरी वारी सुना देगा, दिल टूटने वाली, लोग एकदम फ्लैट हो जाएंगे। और फिर उसके बाद उसको मल्टीपल लैंग्वेज की भी यहाँ पर जानकारी है। ऐसे में डेफिनेट सी बात है, ऐसे में यू विल फाइंड कि डेफिनेट सी बात है क्या होगा। जस्ट अ मिनट। ऑलराइट, सो बेसिकली यहां पर अब ये हम देख रहे हैं फिरोज शाह बहमानी इतने टैलेंट के बाद, अब देखिए आप इंसान को, नाउ ही वांटेड टू एस्टैब्लिश जिस जगह पे वो है, दैट इज डेक्कन। वो चाहता है कि डेक्कन जो है वो एक कल्चरल सेंटर बन जाए। क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत क्या कर रहा है, डिसइंटीग्रेट हो रहा है। तो दिल्ली सल्तनत में जितने भी लोग यहाँ कल्चरल सिग्निफिकेंस वाले थे, कोई पोएट है, कोई चीज, मतलब समझ रहे हो ना, समवन इज अ पोएट, समवन इज अ राइटर। तो अब चूंकि दिल्ली सल्तनत डिसइंटीग्रेट कर रहा है तो वहां तो नौकरी मिलेगी नहीं। अब वहां के राजा महाराजा और एम्परर और सुल्तान जो है वो तो उनको करेंगे नहीं पैटर्नाइज, क्योंकि पैसा ही नहीं है उनके पास। सो दे स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स डेक्कन। और क्योंकि यहां पर फिरोज शाह बहमानी था, ही वांटेड टू एस्टैब्लिश डेक्कन एज अ कल्चरल सेंटर। व्हाई? डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत, माइग्रेशन ऑफ लर्न पीपल टू बहमानी किंगडम। इराक और ईरान, यहां से भी लोग माइग्रेट करके डेक्कन पहुंच रहे थे, एंड यहां पर मेरिटोरियस पीपल अराउंड हिम। फिरोज शाह बहमानी के अराउंड मेरिटोरियस पीपल रखता था वो। और चौथा पॉइंट, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्पेंड टाइम विद द पोएट्स एंड डिवाइन एटसेट्रा। रात को 12 बजे के बाद वो पोएट्स और डिवाइन लोगों के साथ अपना समय बिताता था। जिंदगी में बहुत सारी रखी थी उसने, और उसके बाद भी रात को समय फिर वो पोएट्स और डिवाइन लोगों के साथ बिताया करता था। फिरोज शाह बहमानी नॉट ओनली दिस, पॉइंट नंबर 5, इंडक्शन ऑफ हिंदूज इन एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी उसने किया। जैसा अभी हमने देखा कि देवराया वन ने बहमानी मुस्लिम कैवलरी मैन को इंक्लूड किया था अपने किंगडम के अंदर, ताकि वो ट्रेन किया जा सके कैवलरी मैन को, वैसे ही यहाँ पर फिरोज शाह बहमानी ने हिंदूज को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में रखा था। एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी फिरोज शाह बहमानी ने दौलताबाद में, जो कि एस्ट्रोनॉमी को प्रमोट कर रहा है एक तरीके से। उसने पोर्ट्स पर अटेंशन दिया था, ट्रेड ताकि वहां से जबरदस्त होगा। एंड देन उसने एक्सपेंशन गौंड किंगडम में किया। गौंड किंगडम का राजा नरसिंह राय था,
उसको डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद उसकी बेटी से भी शादी करी, ये देखिए आप, साथ ही में साथ ही में हाथी, गोल्ड और सिल्वर भी उसने यहाँ पर लिया। क्लियर है यहाँ तक बात। और सबसे बड़ी बात, इन सब के बाद फिरोज शाह बहमानी ही वॉज फॉन्ड ऑफ वाइन, उसको वाइन का बड़ा शौक था, आहा, और म्यूजिक का शौक था। वाइन रखिए और फिर म्यूजिक, और फिर उसके बाद मजा आ रहा है। सो दिस वॉज द वीकनेस ऑफ फिरोज शाह बहमानी, दिस वॉज अनदर पॉइंट, एंड दिस लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फिरोज शाह बहमानी ऑल्सो। ठीक है, तो ये फिरोज शाह बहमानी की कहानी यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। अब गद्दी पे जब यहाँ देखो आप 1419 में देवराया वन ने क्या किया था, वारंगल को अपने साथ मिला लिया था, विजयनगर एम्पायर के साथ वारंगल को मिला लिया था रेड्डीज का बहाना करके। अब ये जख्म बहामनी किंगडम को मिल गए, बहामनी किंगडम सदमे में चल रहा है कि भाई ये क्या हुआ मेरे साथ। याद आ रही है कहानी, ये पूरी कहानी मैंने रिपीट करी हुई है, यहाँ पर लिखी हुई है कि पहले क्या हुआ था। अर्लियर वारंगल ने सपोर्ट किया था उसको, बहामनी किंगडम को, दिल्ली सल्तनत के खिलाफ, और बाद में बहामनी किंगडम के लोग ही जो है वारंगल पर चढ़ाई कर देते हैं। फिर उन दोनों के बीच में अलायंस हो गया, ट्रीटी साइन हो गई। लेकिन फिर जब रेड्डीज में पॉलिटिकल कंफ्यूजन हुआ तो विजयनगर एम्पायर ने बोला था वारंगल से हमारे साथ आ जाओ, रेड्डीज को पार्टीशन कर देते हैं, आधा तुम्हारा आधा हमारा, और वारंगल साइड चेंज कर लेता है। याद आ रही है, ये कहानी यहाँ पर हुई थी। अब ये जख्म जो यहाँ पर मिले थे बहामनी किंगडम को, उसका बदला लेने के लिए बहामनी किंगडम उतारू था, और ऐसे में यहाँ सामने आता है अहमद शाह। अहमद शाह बदला लेना चाहता है। अहमद शाह के दिल में जख्म थे कि मेरे घर वालों को, मेरे खानदान के लोगों को वारंगल ने जख्म दिया है, इसका बदला मैं लेके रहूंगा। तो अहमद शाह, इसको वली भी कहते हैं यहाँ पर, है ना, ही वॉज रेडी। और यहाँ पर आप देखोगे कि ही अटैक्स वारंगल एंड कैप्चर्स इट। अब यहाँ पर अहमद शाह जो था, उसको वली कहते हैं, वो अटैक करता है वारंगल को, उसे कैप्चर भी कर देता है। और अब अहमद शाह शिफ्ट हिज कैपिटल फ्रॉम गुलबर्गा टू बिदार, वो अपनी कैपिटल को शिफ्ट कर देता है, गुलबर्गा से बिदार ले आता है। यानी कि यहां पर अभी जो कोशिश करी गई थी, राइट, तो वापस से अहमद शाह वो सिचुएशन पलट देता है और वापस से उसे रिकैप्चर कर लेता है, यानी कि वारंगल को वापस से रिकैप्चर कर लिया। ठीक है, एक सूफी सेंट भी गेसु दराज बिंग के टाइम पे है, जो नाम याद रखिएगा। अब आता है पिक्चर पे महमूद गवान। ठीक है, अहमद शाह के बाद पिक्चर में बैठता है, गद्दी बैठता है महमूद गवान। एक्चुअली महमूद गवान गद्दी पे नहीं बैठा, गद्दी पे था मोहम्मद शाह III। ना पॉइंट इज कि ये महमूद गवान जो है, इसका अर्लियर पार्ट हिस्ट्री इज अननोन टू अस, हमें नहीं पता। बाय बर्थ ही वॉज एन ईरानियन ट्रेडर। अब देखिए, ये एक ईरानियन है, जरा समझिएगा इस बात को, ये एक ईरानियन है, ध्यान रखिएगा। और ही वॉज प्रेजेंटेड टू सुल्तान ऑफ बहामनी किंगडम। बहामनी किंगडम के सुल्तान को पेश किया गया कि साहब ये नाचीज लेके आए हैं आपके लिए। तो सुल्तान ने क्या लेके आए, वो कह रहा है महमूद गवान को लेके आए हैं। तो महमूद गवान का टैलेंट इतना जबरदस्त था कि बहामनी किंगडम का सुल्तान इंप्रेस हो गया कि हाँ भैया बहुत बढ़िया बात है। एंड महमूद गवान वाज मेड द प्राइम मिनिस्टर इन बहामनी किंगडम, और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। जब आप देखोगे, मतलब ही बिकेम द फेवरेट ऑफ सुल्तान का फेवरेट बन गया था वो, और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया गया। ही वॉज कॉल्ड एज प्रिंस ऑफ मर्चेंट्स, उसको प्रिंस ऑफ मर्चेंट्स कहा गया था। ट्रेडर था, ही वॉज कॉल्ड एज, कौन, महमूद गवान वॉज कॉल्ड एज प्रिंस ऑफ मर्चेंट्स, दैट इज मलिक तुजूर। ध्यान रखिएगा इस बात को। अब बैकग्राउंड देखिए क्या है, बैकग्राउंड ये है कि वारंगल इज नाउ विद बहामनी किंगडम। अभी देखा हमने कि अहमद शाह ने वारंगल को वापस अपने हाथ में ला लिया है। दिस अगेन चेंज द सिचुएशन इन साउथ इंडिया। अब इससे सिचुएशन फिर से चेंज हो गई, यानी वारंगल इज विद बहामनी किंगडम और विजयनगर एम्पायर फिर यहाँ पर अलग थलग पड़ गया है। तो अब महमूद गवान क्या स्टेप्स लेगा? पहला चीज तो ये है कि उसने अब देखा वारंगल हमारे साथ आ गया है, तो नाउ ही रेडेड विजयनगर एम्पायर अप टू कांची। कांची तक विजयनगर एम्पायर को रेड कर दिया उसने। ठीक है, ध्यान रखिएगा, रूलर कौन है? मोहम्मद शाह III है। महमूद गवान रूल कर रहा है एज अ रीजेंट। अब लोगों को पसंद भी नहीं आएगा ये, क्यों? क्योंकि ये ईरानियन है, और ये लोग जो थे दिल्ली सल्तनत वालों से बना था, अलाउद्दीन हसन, ही वाज एन अफगान, तो ये ईरानियन है, वो अफगानी थे। तो जाहिर सी बात है कि महमूद गवान का जो रोल है, उतना पावर उसको जो मिल गई है, तो महमूद गवान बहामनी किंगडम के लोगों को पसंद नहीं आएगा, उनके नोबिलिटीज को पसंद नहीं आएगा। महमूद गवान उन्हीं की आंखों में खटक रहा होगा। बट महमूद गवान ने विजयनगर एम्पायर तक रेड किया, कांची तक रेड किया, एनेक्सेशन किया, ईस्ट कोस्ट को भी अपने हाथ में ला लिया, और फिर उसके बाद ही रैन ओवर द वेस्टर्न कोस्ट ऑल्सो, और कोंकण के एरिया को भी बहामनी किंगडम ने मिला लिया। यानी बहामनी किंगडम, महमूद गवान बैठा तो महमूद गवान ने सब कुछ वापस से कब्जा करा, वारंगल को साथ मिला लिया, ईस्टर्न कोस्ट को अपने अंदर कब्जा कर लिया, वेस्टर्न विजयनगर एम्पायर के कांची तक प्लंडर कर दिया, कोंकण के एरिया कैप्चर कर लिया। तो महमूद गवान बहुत तेजी से एक्सपैंड कर रहा था। ठीक है, ये हमने कहानी यहाँ समझी कि हाँ भाई, नीचे भी कांची तक एक्सपैंड किया, इसको भी उसने कैप्चर किया, कोंकण को भी कैप्चर किया, ये सब उसने यहाँ काम कर दिए। बहुत बढ़िया बात है ना। महमूद गवान वांटेड टू कंट्रोल गोंडवाना आल्सो, है ना, और ही वांटेड टू कंट्रोल बेरार आल्सो।
तो यहाँ पर बात ये हो गई कि ठीक है, बेरार बहामनी किंगडम के हाथ में आ गया और गोंडवाना जो है वो मालवा के हाथ में चला गया, मालवा जो है वो गोंडवाना के हाथ में चला गया। तो ये एक तरह का डिसाइडिंग हो गया कि ठीक है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा दिस वाज द मालवा वाला एरिया, ये वाला एरिया मालवा वाला एरिया है, गुजरात का एरिया है, ये बेरार है। तो डिसाइड ये हुआ कि बहामनी किंगडम बेरार ले लेगा, ठीक है, ये इनके हाथ में आ गया, और ये गोंडवाना वाला जो एरिया है ये मालवा के साथ यहाँ पर चला गया, ठीक है। ये कुछ यहाँ पर इस तरह की, क्योंकि जाहिर सी बात है नीचे वो अपना कैप्चरिंग कर चुका है, ईस्ट साइड में उसने कैप्चर कर दिया, वेस्ट साइड में कैप्चर कर दिया। नाउ महमूद गवान वांटेड टू सेटल हिज नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, उसने अपने सदर्न फ्रंटियर्स को टेक लिया, कांची तक रेड कर दिया, उसने ईस्टर्न कोस्ट को कैप्चर कर लिया, वेस्टर्न कोस्ट कोंकण को कैप्चर कर लिया। नाउ ही वांटेड टू सेटल हिज नॉर्दर्न फ्रंटियर्स, नॉर्थ में मालवा था और गोंडवाना था, बेरार था, बेरार को महमूद गवान ने रख लिया और गोंडवाना मालवा के साथ चला गया। तो इस प्रकार से सिचुएशन यहाँ पर आगे बढ़ रही थी, ठीक है। तो ये कहानी यहाँ पर हमें समझ में आ रही है। सो महमूद गवान, अब इसके कुछ इंटरनल रिफॉर्म्स की बात करते हैं। महमूद गवान ने क्या क्या किया, देखिए पहला चीज तो ये है कि उसके किंगडम में 8 प्रोविंसेस थे। महमूद गवान ने काफी सारा एक्सपेंशन किया और इसे किंगडम में 8 प्रोविंसेस थे, इसको तरफ बोलते हैं, तरफ, और हर एक प्रोविंस को देखता था तरफदार, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, तरफदार को सैलरी कैश या जागीर में दी जाती थी। थर्ड पॉइंट, हर प्रोविंस जो है उसमें एक खलीसा लैंड होती थी। खलीसा लैंड मतलब वो लैंड जिससे आप देखोगे कि सुल्तान के एक्सपेंसेस को मीट किया जाएगा, ठीक है। यानी कि हर जगह आप देखोगे, हर प्रोविंस के अंदर 8 प्रोविंस थे, 8 प्रोविंस में यहाँ एक जमीन डेडिकेटेड होती थी कि उससे जो रेवेन्यू आएगा वो राजा के खर्चे के लिए किया रखा जाएगा, सुल्तान के खर्चे के लिए रखा जाएगा। एंड एफर्ट्स टू मेजर द लैंड, लैंड को मेजर करने का यहाँ पर एफर्ट किया गया, है ना। टू फिक्स अमाउंट पेड बाय द कल्टीवेटर, पेड बाय द कल्टीवेटर को कितना अमाउंट पे करना है, अगर आपके पास मेजरमेंट तरीका होगा तो और बेटर हो जाएगा, रेवेन्यू सिस्टम और बेटर हो जाएगा, एक स्टेबल यहाँ पर अमाउंट पता चल जाएगा कि इतना अमाउंट मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। महमूद गवान ने आर्किटेक्चर के नाम पे कई सारे मदरसा, कॉलेज, इन सबको बनवाया बिदार में, ठीक बात है। बिगेस्ट चैलेंज क्या था महमूद गवान बहामनी किंगडम के लिए, देखिए अब ये मैंने बताया बहामनी की बिगेस्ट चैलेंज इन बहामनी किंगडम क्या बन के निकल के आया है। महमूद गवान के लिए बड़ा चैलेंज क्या था कि दक्कनी सुल्तान जो थे वो पुराने वाले दक्कनी सुल्तान थे, है ना। और आप देखोगे कि इसमें आप देखोगे फॉरेनर्स आए, जैसे कि महमूद गवान, ये फॉरेनर था, ये ईरानियन था, दे वर कॉल्ड एज गरीब, अफाकीज, है ना। जो यहाँ पर उस बहामनी किंगडम में सुल्तान जो था, सुल्तान ने कुछ यहाँ नए नोबिलिटी हो गए, कुछ पुराने नोबिलिटी। तो पुराने नोबिलिटी तो ये हैं, लेकिन नए नोबिलिटीज बाहर से आ गए, ईरानियन, जैसे महमूद गवान को रख लिया, उनको गरीब्स कहा गया, अफाकीज कहा गया, दे आर द न्यू कमर्स। इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाएगी, क्योंकि ओल्ड कमर्स कहेंगे हम लोग पुराने वाले हैं, नए कमर्स कहें, नए कमर्स को जो है वो सेठेंगे नहीं। तो यहाँ पर यही हुआ, मोहम्मद शाह III जो है वॉज पॉइजन्ड बाय ओपोनेंट्स ऑफ महमूद गवान। तो महमूद गवान को जो सपोर्ट नहीं करते थे नोबिलिटीज, उन्होंने ही मोहम्मद शाह III को यहाँ पर मार दिया कि इसको ही खत्म कर दो, यही खत्म हो जाएगा तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, ये भी खत्म हो जाएंगे। और फिर महमूद गवान को 1482 में एग्जीक्यूट कर दिया गया। महमूद गवान का चैप्टर क्लोज हो गया। आफ्टर हिज डेथ वेरियस गवर्नर्स बिकेम इंडिपेंडेंट, बहुत सारे गवर्नर्स आए, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। बहामनी किंगडम डिवाइडेड इनटू 5 प्रिंसिपैलिटीज, और फिर अल्टीमेटली बहामनी किंगडम जो है महमूद गवान के बाद या मोहम्मद शाह III के बाद 5 प्रिंसिपैलिटीज में डिवाइड हो गया। 5 प्रिंसिपैलिटीज अलग अलग हो गई। नाउ दे विल कंटिन्यू टू प्ले एक्टिव रोल इन द पॉलिटिक्स ऑफ डेक्कन अंटिल द कंप्लीट एनेक्सेशन बाय मुगल्स ड्यूरिंग औरंगजेब टाइम। ये बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया कि ये ठीक है भले अलग अलग हो गए हों, लेकिन डेक्कन के अंदर ये एक्टिव रोल प्ले करते रहेंगे जब तक इनको औरंगजेब फाइनली 1686 और 1687 में ये बीजापुर और गोलकोंडा कैप्चर नहीं करेगा। बार बार आपको बता रहा हूं, अहमदनगर 1636 में कैप्चर होगा, अहमदनगर 1636 में कैप्चर हो जाएगा, बीजापुर 1686 में कैप्चर होगा। अब इसकी हमको डिटेल में नहीं जाना है कैसे कैप्चर हुआ, इतना मत जाइए डिटेल में, और 1687 में गोलकोंडा हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, इनका यहाँ पर कैप्चरिंग हो गई। अब कहानी ये है कि भाई विजयनगर एम्पायर जो हम्पी से था, विजयनगर बोलते थे इसको, विजयनगर, संगम डायनेस्टी हमने देख लिया, है ना, 1336 से 1446 तक। तो ये पूरा टाइम पीरियड 120 साल लगभग ये लोग यहाँ पर रूल करते हैं, ठीक है। इसमें देवराया II यहाँ पर आता है, देयर इज नो रूल ऑफ प्राइमोर्गेनेचर। अब देवराया II की डेथ होती है, कोई रूल ऑफ प्राइमोर्गेनेचर नहीं है। मिनिस्टर था सलुवा, और वही सलुवा डायनेस्टी का एस्टैब्लिशमेंट करता है। सलुवा डायनेस्टी ज़्यादातर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में खत्म हो जाती है। उसके बाद तुलुवा डायनेस्टी आती है। तुलुवा डायनेस्टी का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो रूलर है वो है कृष्णदेवराया। ही इज द बिगेस्ट रूलर ऑफ विजयनगर एम्पायर। एंड इसी के टाइम पीरियड में आप देखोगे कृष्णदेवराया ही है जब पोर्चुगीज का एडवेंट भारत के अंदर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी के टाइम पर यहाँ पर ये एडवेंट होने वाला है। आगे देखिए, अब चैलेंजेस एंड डिसइंटीग्रेशन कैसे हुआ विजयनगर एम्पायर का। देखिए पहला चीज तो मैंने आपको बताया कि कोई रूल ऑफ प्राइमोर्गेनेचर नहीं था, यानी कि कोई स्टैब्लिशमेंट रूल नहीं है कि अगला यहाँ पर बादशाह कौन होगा, सुल्तान कौन, रूलर कौन होगा।
तो रूल ऑफ प्राइमोजेनिचर मतलब एल्डेस्ट सन को यहाँ पर टेरिटरी चली जाएगी, ये स्टैब्लिश चीज़ नहीं है। अब चूंकि स्टैब्लिश नहीं है कि अगला राजा कौन होगा, तो लोग राजा बनने की लड़ाई लड़ेंगे, तो इसलिए आप देखोगे कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं विजयनगर एम्पायर के इन खुद के रूलर्स के बीच में। सेकेंड पॉइंट है फ्यूडेटरीज इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। जब देवराया टू की डेथ हुई तो देवराया टू एक बड़े से एरिया पे कैप्चर कर रहा था, जब वो डिक्लाइन हो गया, उसकी डेथ हो गई, तो इंडिपेंडेंट जो फ्यूडेटरीज थे वो अपने आप को आज़ाद घोषित करते हैं। देन मिनिस्टर बिकेम पावरफुल। अब वही मिनिस्टर जिनको पावर दे रखी थी कि आप टैक्सेस को एक्सट्रैक्ट करिए, आप वहाँ से टैक्सेस वसूलिए और आप वहीं की टेरिटरी को चलाइए, तो जब यहाँ पर सेंट्रल पावर वीक हुआ, यानी सेंट्रल मतलब जब विजयनगर एम्पायर की पावर रूल हुई वीक हुई, तो बाकी यहाँ पर जो यहाँ पर मिनिस्टर्स थे वो पावरफुल हो गए, उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित करना शुरू कर दिया। एंड रूलर्स निग्लेक्टेड द अफेयर्स ऑफ द स्टेट, और रूलर जो थे वो स्टेट के जो भी यहाँ पर मामले थे उसको वो निग्लेक्ट कर रहे थे, यानी कि स्टेट्स पे ध्यान यहाँ पर नहीं दे रहे थे। दैट इज वाई यू विल सी कि डिसइंटीग्रेशन विजयनगर का शुरू हो गया। कृष्णदेव राया यहाँ पर गद्दी बैठा तो एक बार कोशिश फिर से करी गई कि हम फिर से कहीं ना कहीं विजयनगर एम्पायर को वापस से रिवाइव कर पाएं, और सिचुएशन जो है अब कंट्रोल में हाथ में नहीं है। वैसे तो इंटरनल लॉ पूरी तरह से यहाँ पर क्या है, डिस्टर्ब्ड है, राइट। राइवल्स की बात करेंगे तो बहामनी किंगडम 5 प्रिंसिपैलिटी से भले टूट गया है, लेकिन उसके अलावा पोर्चुगीज भी हैं और उड़ीसा भी है जो विजयनगर एम्पायर का यहाँ पर क्या है, राइवल बना हुआ है। और ऐसे में साथ ही साथ पोर्चुगीज की पावर भी राइज हो रही है। मॉडर्न हिस्ट्री के बीज जो बुनना है, जो बीज जो डलना शुरू हो गए थे, वहां से आप देखोगे मॉडर्न हिस्ट्री के बीज डलना शुरू हो चुके हैं, है ना। यहीं पर प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई थी यूरोपियन पावर्स की एंट्री करने की, और ब्रिटिशर्स के रूल की प्रिपरेशन कहीं ना कहीं, मतलब ब्रिटिशर्स क्या, पोर्चुगीज आ गए तो यूरोपियंस आ गए, यूरोपियंस आ जाएंगे धीरे धीरे, फिर ब्रिटिशर्स भी आएंगे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं वो बीज जलना शुरू हो चुका था। कृष्णदेव राया के टाइम पे सिचुएशन कंट्रोल में नहीं थी। सीरीज ऑफ वॉर शुरू हो गई कृष्णदेव राया के टाइम पे। कृष्णदेव राया ने कोशिश करी कि एक बार मैं विजयनगर एम्पायर को फिर से रिवाइव करूंगा, और यहाँ पर हुआ क्या कि उड़ीसा वॉज कंपेल्ड टू रिटर्न बैक। अब जब यहाँ पर ऐसा कोशिश करी विजयनगर एम्पायर के कृष्णदेव राया ने, तो उड़ीसा वापस आ गया। उड़ीसा ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, हम भी लड़ेंगे, यहाँ पर हम लड़ेंगे। तो यहाँ रिन्यूड स्ट्रगल फिर से शुरू हो गया तुंगभद्रा के लिए। लीजिए भैया, तुंगभद्रा के लिए फिर से लड़ाई शुरू हो गई, और इस बार कृष्णदेव राया ने वापस से मुदगल के चीजों को, मुदगल के फोर्ट को रिकैप्चर कर लिया। ओहो, बड़ी बात थी। कृष्णदेव राया बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूलर था, उसने मुदगल के किले को, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किला था, तुंगभद्रा के एरिया में लाई करता था, उसको फिर से यहाँ पर कैप्चर कर लिया और रायचूर के एरिया को अपने कंट्रोल में यहाँ पर ले आया। अब ऐसे में बीजापुर, जो कि एक प्रिंसिपैलिटी था बहामनी किंगडम के टूटने के बाद, तो बीजापुर उड़ीसा ने देखा, अब उड़ीसा ऊपर की तरफ है, वो बंगाल की तरफ से आएगा, और बीजापुर नीचे है यहाँ पर, तो बीजापुर उड़ीसा अब ये देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है। तो बैटल विच फॉलोड बीजापुर प्लस उड़ीसा वर्सेस कृष्णदेव राया, यही बैटल थी जिसमें केडीआर ने बीजापुर को सैक कर दिया, यानी कृष्णदेव राया, केडीआर इज कृष्णदेव राया, कृष्णदेव राया ने बीजापुर को हरा दिया इस लड़ाई में, और गुलबर्गा को यहाँ टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया, जो आपको याद होगा कि कैपिटल बना दी गई थी गुलबर्गा, राइट। तो यहाँ पर क्या, ये जो इसको टोटली यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। अब यहां पर हुआ क्या, केडीआर डिड नॉट नोटिस द ग्रोइंग पावर ऑफ पोर्चुगीज, यही उसकी सबसे बड़ी दिक्कत थी, है ना। उसने नेवी पे ध्यान नहीं दिया, उसने नहीं ध्यान दिया कि नेवी जो है, पोर्चुगीज की पावर बढ़ रही है, उसने नेवी के ऊपर फोकस नहीं किया। पोर्चुगीज जो है वो नेवी में ही यहाँ पर क्या थे, बड़े डोमिनेंट थे। तो ओशन में, इंडियन ओशन में पोर्चुगीज ने अपना डोमिनेंस बना लिया। जब पोर्चुगीज ने अपना डोमिनेंस बनाया, तो अब जाहिर सी बात है कृष्णदेव राया जो है वो पोर्चुगीज के एकदम एक तरह से उसके अधीन आने लग गया। क्यों? क्योंकि पोर्चुगीज जो है उसको ट्रेड करने का मौका नहीं दे रहे थे, राइट। अपना डोमिनेंसी चूंकि उनका था पोर्चुगीज का इंडियन ओशन के अंदर, तो कृष्णदेव राया का ट्रेड बाहर हो ही नहीं पा रहा था, है ना। इसलिए आप देखोगे कृष्णदेव राया का फिर ज्यादा कंट्रोल निकलने लग गया। आफ्टर द डेथ ऑफ कृष्णदेव राया 1530 में उसकी डेथ होती है। फिर सदाशिव राया विल कम इनटू पिक्चर 1543 में, फिर उसका राम राजा विल कम इनटू द पिक्चर। इस तरह से भी कई सारे सक्सेसर जो है वो आते रहे, है ना। एंड देन फाइनली इन द ईयर 1565 यू विल फाइंड ये बैटल होती है, इसको बोलते हैं बैटल ऑफ बन्नी हाटी, या इसको बैटल ऑफ तल्लीकोट भी कहते हैं, या इसको बैटल ऑफ रक्षा तंगड़ी भी कहते हैं। एंड इन दिस बैटल ऑफ 1565 यू विल फाइंड कि बीजापुर और अहमदनगर और गोलकोंडा एक तरफ होते हैं, और एक तरफ विजयनगर एम्पायर यानी कि केडीआर, यानी कि ऑफ कोर्स विजयनगर एम्पायर होता है, इनके सक्सेसर्स होते हैं। तो ये तीनों, बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा, ये तीनों मिलकर आप देखोगे तो 1565 में विजयनगर एम्पायर को टोटली हरा देंगे, और विजयनगर एम्पायर का नाम और निशान यहाँ से मिट जाएगा। लेकिन फिर भी मैंने क्या बताया कि इसके बाद भी कम से कम 100 सालों तक विजयनगर एम्पायर के कुछ किन्स होंगे, कुछ रिलेटिव्स होंगे, कुछ छोटे मोटे लोग होंगे जो अभी भी विजयनगर एम्पायर को रूल करते रहेंगे 100 सालों तक। एंड उसके 100 साल के बाद विजयनगर एम्पायर टोटली डिसइंटीग्रेट होगा। लेकिन विजयनगर एम्पायर की रीढ़ की हड्डी जो है वो यहीं इस बैटल से टूट गई थी, 1565 बैटल ऑफ रक्षा तंगड़ी, या बैटल ऑफ बन्नी हाटी, या बैटल ऑफ तल्लीकोट। क्लियर? सो विद दिस दोस्तों हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है।
ठीक है। और इसमें और भी जो है मतलब जैसे को यहाँ पर चीज़ें लाइक यू विल फाइंड कुछ कल्चरल एस्पेक्ट्स है, तो आप बुक के थ्रू गो थ्रू करिएगा। आप कोई बुक को फॉलो करिएगा, आप यूपीएससी वाला किताब फॉलो कर रहे हैं तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। आपके पास कोई और अगर पीडब्ल्यू ओनली आईज का कोई मटेरियल है तो आप उसको फॉलो कर लीजिएगा। आपको इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। सो विद दैट हम आज के सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। पढ़ाई करिए, मेहनत करिए। जय हिंद एंड जय भारत एवरीवन।